ओके, तो अब हम बात करने वाले थे मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की। अब इससे पहले हमने जो बातें की थी वो मेनली थी इमेज क्लासिफिकेशन के हवाले से, और वो भी हमने सिर्फ इसलिए की थी ताकि हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन समझ आ जाए कि बाउंडिंग बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं। अब ये मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का टास्क और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का टास्क बेसिकली एक ही चीज़ है। बस फ़र्क ये आ जाता है कि अगर कोई बंदा एक वीडियो के अंदर कैमरे में आया, थोड़ी देर बाद वो कैमरे की नज़र से निकल जाता है और वापस आता है, आप पहचान लो कि यार ये वही बंदा है। तो इस सब टास्क को कहते हैं री आइडेंटिफिकेशन। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है, हमने कैसे ट्रैक करना है। तो उसके हवाले से बस हल्की-फुल्की चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ समझ आ जाती है तो बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आपको पहले नहीं पता तो काफ़ी मुश्किल लगती हैं। तो वैसे मोस्ट चीज़ों में यही होता है, इतनी कोई ख़ास बात नहीं इसमें। ख़ैर, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंदर अब मैंने पर्सनली इस तरह से इसको सीखना शुरू किया था कि मैंने एक सर्वे पेपर उठाया था रीसेंट, क्योंकि मैं पिछले वाले सर्वे पेपर से काफ़ी खुश था कि यार ये तो मतलब पूरी फील्ड ही बेसिकली मेरे सामने किसी ने महीने लगा के समझ के मेरे सामने रख दी है। तो क्यों ना मैं इस बार शुरू उससे करूँ, ठीक है? तो ये एक मेरे लिए एक किस्म की लाइक इंडेक्स थी या एक टेबल ऑफ कंटेंट्स थी, जिसके अंदर मैं थोड़ा-सा पढ़ता था कि अच्छा इसने ये आइडिया डिफाइन कर दिया। अब इस पेपर के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा लाइक एम्फेसिस कर रहे हैं, तो ये पेपर मुझे पढ़ लेना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अक्सर लिटरेचर रिव्यू इसी तरह से कंडक्ट किए जाने चाहिए कि आप अगर कोई नई फील्ड है जिसको आप पकड़ रहे हो, आप बस उसका एक सर्वे पेपर पकड़ो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेपर्स उन्होंने पहले के एग्ज़ामिन किए होंगे, कोई लाइक 100 से ज़्यादा ही किए होते हैं यूजुअली। और उनकी इन रीडिंग्स का फ़ायदा आप एक सिंगल पीस में उठा सकते हो, और आप चूज़ कर सकते हो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में, क्या चीज़ें बस आप ऊपर ऊपर सरफेस लेवल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है किसी वजह से एग्जिस्ट करते होंगे। तो जो मैंने यूज़ किया था सर्वे पेपर, उसका लिंक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। अब नोट करने वाली बात ये है कि ये इतना कोई हाईली साइटेड सर्वे नहीं था, इसके खाली 21 साइटेशन था। मतलब खाली 21 दूसरे आर्टिकल्स ने इसको साइट किया हुआ है कि वो हमने इसमें से ये देखा वगैरह। क्योंकि अक्सर सर्वे पेपर्स जो है ना वो नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रहे होते। जो सर्वे पेपर्स हाईली साइटेड होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है किसी किस्म की टेक्सोनॉमी प्रेजेंट करके। मतलब कोई क्लासिफिकेशन की, तो जो हमने एएसआर वाले के अंदर देखा था उसके अंदर यही था कि एएसआर के अंदर उन्होंने टेक्सोनॉमी बनाई थी कि एंड टू एंड ये होते हैं, क्लासिकल ये होते हैं। तो उसकी वजह से वो वाला पेपर थोड़ा ज़्यादा साइटेड था। आम, लेकिन उसकी साइटेशंस कम भी हों, अगर आपको कोई इतनी 21 भी वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं एक एवरेज सर्वे पेपर के लिए, क्योंकि एंड पे आप बस कर क्या रहे हो, एक सर्वे पेपर ही है, और आप कोई नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रहे जिसको लोग साइट करेंगे एज सीन एज इन दिस पेपर हमने ये चीज़ रिक्रिएट की वगैरह। तो खैर, ये जो पेपर था काफ़ी रीसेंट था, 2025 का था, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा लाइक मॉडर्न ट्रैकर्स वगैरह का भी ज़िक्र है। तो शुरू करते हैं। अब थोड़ा-सा उन्होंने प्रॉब्लम को थोड़ा फॉर्मली डिस्क्राइब किया हुआ है कि देखो हम इस तरह से लोगों को आईडीज़ वगैरह देना चाहते हैं, और ये वही चीज़ बस मैथ में की हुई है। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ी फालतू सी एक्सरसाइज है कि आप एक बड़ी सिंपल सी बात को कि ये तो हमें देख के समझ आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से बिना वजह के टॉ वगैरह के सिंबल्स के साथ, सेट नोटेशन के साथ, पावर्स भी आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या डाल दिए। इसका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा यही है कि आगे जाके जो बकाया मैथ होएगा ना, वो एक्सपेक्ट इस तरह की चीज़ें कर रहा होगा। उन सब के अंदर ये एक शेयर्ड लैंग्वेज है, समझ लो, ठीक है? कि यूजुअली एक्स का मतलब यही होगा, ट्रैकलेट का मतलब यही होगा। तो इसीलिए अक्सर पेपर्स के अंदर शुरू में किया जाता है, हम लाइक ब्रीफली देख लेते हैं। इन्होंने यही कहा हुआ है, बहुत सिंपल बातें हैं, बस उसको थोड़ा-सा मैथ में लिखा हुआ है कि एक्स टी एक सेट है जिसके अंदर लोअर केस एक्स टी सुपर के रिप्रेजेंट करता है कि एक ग्राउंड ट्रूथ बाउंडिंग बॉक्स, और उसके इर्द गिर्द जो भी आप मेटा डेटा स्टोर कर रहे हो, यूजुअली खाली बाउंडिंग बॉक्स इन्फॉर्मेशन ही होगी कि एक्स वाई डब्ल्यू एच वगैरह, फॉर द ऑब्जेक्ट विद आइडेंटिटी के एट टाइम टी। तो काफ़ी सिंपल है, टी टाइम है, वाह कैसी बात है, और के एक ऑब्जेक्ट है। तो where k belongs to the set of all objects detected at time t, basically like बहुत सिंपल बात की हुई है। और t इसी तरह से है, t ट्रेजेक्ट्री है। आगे जाके ये थोड़ा सी इवॉल्व हो गई थी टर्मिनोलॉजी, इसको ट्रैकलेट्स वगैरह भी कहना शुरू हो गए थे कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल बात की हुई है। लेकिन ये अक्सर पेपर्स के अंदर आप शुरू में देखोगे लाइक
सेक्शन 1 होता है लाइक इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 होता है लिटरेचर रिव्यू, सेक्शन 3 के अंदर थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस कर ली इन्होंने, सर्वे पेपर्स में बैकग्राउंड करते हैं, वरना जो नॉर्मल पेपर है उसके अंदर यूजुअली अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताते हैं। तो खैर अब इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी हमें एवेल्यूएशन मैट्रिक्स बताए हुए हैं कि कौन से ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके अंदर खाली फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, जिस तरह से हम पहले IOU की बेसिस के ऊपर कर रहे थे डिटेक्शन के अंदर, वो चीज़ नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उन्होंने डाल दी हैं। तो ID स्विच एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा आता है कैमरे में, थोड़ी देर बाद उसकी ID चेंज हो जाती है किसी वजह से, कि शायद वो उसके सामने से कोई गाड़ी गुजरी है, अब जब गाड़ी गुजरने के बाद वो बंदा नजर आया तो सिस्टम ने उसको कोई और आईडी दे दी है। तो इस किस्म के एरर को आईडी स्विच कहा जाता है, कि जो आईडी देनी चाहिए थी उसकी जगह कुछ और आईडी दे दे। उसके अलावा ग्राउंड ट्रूथ डिटेक्शंस बेसिकली टोटल कितनी है उससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको। तो ये बेसिकली राइट साइड पे जो 1 माइनस के राइट पे है वो है कितना परसेंटेज एरर है समझ लो, और आप उसको फिर परसेंटेज एरर का नॉट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो 1 माइनस करके। तो ये आपकी MOTA होगी, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एक्यूरेसी। इसी तरह से MOTP भी है जो ये SM यूज़ करती है, सिमिलैरिटी ओवर मैचेस। ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ज़्यादा MOTA ही होता है। उसके अलावा कुछ और मेट्रिक्स हैं। IDF1 इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। IDF1 बेसिकली ID रिकॉल और ID प्रिसिजन से बनता है। इसके अंदर आप बाउंडिंग बॉक्स को कम्प्लीटली भूल जाते हो, आप खाली ID के ऊपर फोकस करते हो, इसलिए इसका नाम ID रिकॉल और ID प्रिसिजन है। और एंड पे आप F1 जिस तरह से नॉर्मल हार्मोनिक मीन लेते हैं रिकॉल और प्रिसिजन का, उसी तरह से आप कर लेते हो। तो इतना इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अम, आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये है होटा, हायर ऑर्डर ट्रैकिंग एक्यूरेसी। ये डिफरेंट अल्फाज के लिए, चलो मैं पहले ये दिखाता हूँ। आप बेसिकली जिस तरह से हम मीन एवरेज प्रिसिजन वगैरह के अंदर ऐड करके करते थे ना, इसके अंदर भी वही वाली चीज़ है कि कितने IOU के ऊपर आप किसी सैंपल को एक पॉजिटिव प्रिडिक्शन समझ रहे हो, क्या आपका थ्रेशोल्ड है। हम बेसिकली 0.05 से लेके 1.00 तक तमाम थ्रेशोल्ड्स को चेक करता है, ठीक है, इसलिए 1/19 है। तो 0.05 के इंक्रीमेंट के साथ, 5% के इंक्रीमेंट के साथ आप सारे देखते हो कि कितने IOU थ्रेशोल्ड्स के ऊपर कितना हो रहा है, और आप फिर उसकी फिर एक फ्लैट एवरेज ले लेते हो। तो अब उसके लिए आप पहले देखोगे एक सिंगल के लिए किस तरह से निकलता है। एक सिंगल थ्रेशोल्ड के लिए आप बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ डिटेक्शन एक्यूरेसी इनटू एसोसिएशन एक्यूरेसी। तो डिटेक्शन एक्यूरेसी बेसिकली आपके डिटेक्टर के IOU वाला काम है, लिटरली जैकर्ड इंडेक्स IOU ही होता है। तो ये बस IOU है। और एसोसिएशन एक्यूरेसी है आपकी बेसिकली ID की तरह है, जैसे ID एक्यूरेसी भी थी, उस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप खाली लाइक एसोसिएशन एक्यूरेसी एक एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन असल में यही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हुई भी है, कि आप IDs को खाली देखते हो। तो खैर, ये हायर ऑर्डर ट्रैकिंग एक्यूरेसी, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज मेट्रिक है। तो पहले हम एवरेज प्रिसिजन की बात कर रहे थे, MAP वगैरह की, इसके अंदर हम ज़्यादा होटा की बात कर रहे होता। अच्छा, अब इस पेपर के अंदर उन्होंने पूरी फील्ड की ना एक कन्वीनियंसी डायग्राम बना दी हुई है। अब ऑब्वियसली पूरी फील्ड नहीं है, इसके अंदर उन्होंने डिलिबरेटली लाइक ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स इस वाली डायग्राम में नहीं डाले, वो आगे जाके अगले सेक्शन के अंदर डाले हुए सर्वे पेपर के। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज किया हुआ है सॉर्ट की इन्फ्लुएंस को। आप देख सकते हो कि एक ग्राफ है जिसके अंदर एक ही नोड है जिसकी इंटीग्री 0 है, और वो सॉर्ट है जिसकी कोई डिपेंडेंसी शो नहीं की हुई है। ऑब्वियसली सॉर्ट से पहले ट्रैकर्स थे, लेकिन सॉर्ट एक किस्म का समझ लो पायनियरिंग मॉडल था, जो एक नया आइडिया प्रेजेंट कर रहा था कि हम अगर इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, और बकाया जो सारे मॉडल्स हैं वो बस सॉर्ट की ही एक आध चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता है। और उसके बाद जो उसके बाद मॉडल्स हैं वो उनकी कोई एक आध चीज़ को चेंज कर देता है, इवेंचुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल सामने आ जाता है। तो इसके अंदर एक चीज़ हमें पता चली है कि SORT जो भी है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब सॉर्ट को समझने के लिए, सॉर्ट बेसिकली सिंपल ऑनलाइन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग, आपको समझने के लिए ना दो मैथमेटिकल टूल्स का पता होना चाहिए। एक है हंगेरियन मेथड फॉर बाईपार्टाइट ग्राफ मैचिंग, एंड दूसरी है कैलमन फिल्टरिंग। तो कैलमन फिल्टरिंग जो है, चलो इसी ऑर्डर में करें, हंगेरियन मैचिंग वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पहला मेथड है जो आपको पता होना चाहिए, जो हम जो सॉर्ट यूज़ करते हैं।
ये ऑब्वियसली सॉर्ट के बाहर का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब सॉर्ट ने इन्वेंट नहीं किया था, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता रहा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि ये क्या है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लेट्स से एक इस तरह का बाइपार्टाइट ग्राफ है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे आ गए हैं पीपल, और राइट साइड पे सारे टास्क आ गए हैं। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे कोई भी रिसोर्स है जो आप राइट साइड पे असाइन करना चाह रहे हो, उनके डिफरेंट वेट्स होंगे कि इस एक्शन की इतनी कॉस्ट है, या फिर उल्टा हो सकता है कि इस एक्शन का इतना बेनिफिट है। तो आप किसी भी तरह से फॉर्मुलेट कर लो इस प्रॉब्लम को, दोनों का तकरीबन एक ही तरह से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो हमेशा। तो हम इस वक्त फोकस करते हैं मैक्सिमाइजेशन वाले केस को, कि हम एक ऐसी मैचिंग चाहते हैं कि हर लेफ्ट साइड वाला नोड और हर राइट वाला नोड एक आपस में कनेक्ट हुआ हो, और दूसरा जो सारे नोड्स हैं ना, अम, उसके अंदर कंस्ट्रेंट ये है कि राइट पे अगर कोई एक नोड है ना, एक बंदे को एक टास्क दिया जा सकता है, और एक टास्क के ऊपर एक बंदा हो सकता है। तो सिर्फ ये जो इस वक्त यहाँ पे मल्टीपल लाइनें लगी हुई हैं ना, ये आपके वेट्स हैं। एंड पे जाके जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होएगा ना, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक A1 को T2 के साथ जोड़ दिया, A2 को T3 के साथ जोड़ दिया, A3 को T1 के साथ जोड़ दिया। इस तरह से आप कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, खाली एक बार दोनों साइडों के नोड्स यूज़ करना है। तो हर नोड की डिग्री हम 1 रखना चाह रहे हैं वैसे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, और हम इनके एक इस तरह की मैचिंग चाह रहे हैं इस ग्राफ के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्राफ इस तरह को कि हर चीज़ से जुड़ सकती है, कभी कभी ज़ीरो वेट भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा इन्होंने इसलिए एम्फेसाइज करने के लिए ये डाला हुआ है। खैर, आप अगर इसका सोल्यूशन देखने बैठो ना इस प्रॉब्लम का, तो आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगे। कोई बंदा डब्बा बना रहा है, ये लिखा है जी क्रेन वन का जॉब वन के लिए इतना बेनिफिट है कि इतनी जल्दी कर लेगा, या इतने कम पैसों में कर लेगा, या फिर कभी कभी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो पैसे आ जाएंगे, क्या इतने पैसों में करेगा ये वाला बंदा ये वाला काम। तो मिनिमाइजेशन के लिए भी होता है, मैक्सिमाइजेशन के लिए भी होता है, कोई भी तरीका समझ लो एक ही बात है। आ, आप ये देखोगे वो मतलब कुछ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये आपकी जो मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें करते जाते हैं। मतलब कभी माइनस करेंगे कोई चीज़ को, कभी कोई लाइनर ड्रॉ करेंगे, फिर कभी डब्बे बना लेंगे। अ, जब आप इसको देख के लाइक आप नोट्स भी ले लो ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये आंसर क्यों सही है। ठीक है। ये इसका पूरा मेथड है। अब हम बात किस चीज़ की कर रहे थे और ये मेथड क्या है? तो इस डिस्पैरिटी की वजह से ना मैं थोड़ा-सा अनसैटिस्फाइड था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो यार, जिस बंदे ने ये सबसे पहली बार आइडिया प्रपोज़ किया तो उसने ऑब्वियसली जस्टिफाई किया होगा कि ऐसा क्यों वैलिड है। तो हम उसका ही पेपर पढ़ लेते हैं। तो उसका जब मैंने पेपर पढ़ा था, वो मुझे पता चला था कि काफ़ी डिफरेंट था बकाया सारे पेपर से जो मैंने पढ़े थे। बल्कि मेरा ख़्याल है कि जो मैंने सारे पेपर्स पढ़े थे उनमें से सबसे मुश्किल पेपर ये था समझने में। क्योंकि ये बेसिकली एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का था पेपर, ये एआई एमएल वगैरह वाली साइड का नहीं था। ये बेसिकली आप समझ लो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर जिस तरह के प्रूफ होते थे ना, उस तरह के लंबे से प्रूफ्स हैं। हर चीज़ में थ्योरम है, और वो थ्योरम्स इसने खुद बना के खुद इस्तेमाल करके आगे जाके बड़ा सा प्रूफ किया हुआ है। तो उसकी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधी सीधी बात है, एंड पे जाके फिर मेरी भी थोड़ी बस हो गई थी और मेरे टाइम कंस्ट्रेंट्स थे। तो मैं बस जिन चीज़ों ने मेरी लाइक अटेंशन थोड़ी-सी ली थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो इन्होंने कुछ की चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं कि अगर आपने कोई भी असाइनमेंट कर ली है ना किसी भी लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसके अंदर हमेशा कोई ट्रांसफ़र कर सकते हो कि चलो इस बंदे को ये काम दे दो वगैरह। अब उन्होंने फॉर्मली मैथमेटिकली इस ट्रांसफ़र ऑपरेशन को पहले डिफ़ाइन किया है, और फिर उसके इर्द-गिर्द कुछ थ्योरम्स क्रिएट किए हैं, और उन थ्योरम्स की बेसिस के ऊपर उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले हैं। कि फिर, और उन्होंने इस तरह से नहीं निकाला कि एक लिनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम का प्रूफ किया है, और उन्होंने एक सिंपल लिनियर असाइनमेंट का प्रॉब्लम का प्रूफ किया। तो सबसे पहले वो करते ही हैं कि वो इस केस को भूल ही जाते हैं कि आपके वेट्स वगैरह हैं, वो बस कहते हैं कि क्वालिफिकेशन है या नहीं है। तो आपके पास ये आपका बाईपार्टाइट ग्राफ बन गया, लेट्स से 3 by 3 बना रहा हूँ मैं। तो होगा ये कि लेट्स से कि ये वाला बंदा इस टास्क के लिए क्वालिफाइड है, और वो इस टास्क के लिए भी क्वालिफाइड है। ये वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ इस टास्क के लिए क्वालिफाइड, और ये वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ लेट्स से चलो ये इस बंदे को 2 पे कर देते हैं, इस वाले पे और इस वाले पे क्वालिफाइड है। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है रिलेटिवली, क्योंकि इसके अंदर वेट वगैरह नहीं, कोई मैक्सिमाइजेशन वगैरह नहीं है। तो हम इसके अंदर बस मैं देख सकता हूँ, अच्छा ओके ऑब्वियसली ये वाला तो इधर लग जाएगा,
ये वाला इधर भी लग सकता था लेकिन अब इधर नहीं लगेगा तो यहाँ पे ही लग जाएगा, और ये वाला फिर यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। अब ये तो बड़ा इजी था क्योंकि ये वेट्स के बिना वाला था। तो उन्होंने इसी तरह से किया कि उन्होंने कि चलो सबसे पहले ना हम सिंपल लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब जब उन्होंने सिंपल लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, तो उसके बाद उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स जो वेटेड केस है उसको ज़्यादा सी सिंपल प्रॉब्लम्स के अंदर डिकम्पोज कर दिया। अब वो थोड़ा-सा बहुत ट्रिकी तरीका है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग और लाइक ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर वगैरह के अंदर ही आप पढ़ो, अगर पढ़ो। असल में ख़ैर ऑपरेशंस रिसर्च के कोर्सेज़ में भी नहीं पढ़ाते इतनी डिटेल में। तो मैंने थोड़ा-सा फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, इतनी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ इन्होंने चीज़ें की थी कि एक चीज़ होती है लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ड्यूअलिटी वेरिएबल्स। तो इन्होंने वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये इस तरह का पूरा पेपर है कि बस थ्योरम्स दिए हुए हैं, उन्होंने मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ आर्गुमेंटेशन की हुई है, पूरा पेपर इस तरह से। अब ड्यूअल वेरिएबल्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट ये निकाला है कि लेट्स से आप मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, आप बस समझ लो कि आप मिनिमाइजेशन कर रहे हो, ठीक है? अब अगर हम मिनिमाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक आइडिया होता बजट का, कि हम एक बजट के अंदर सारा कुछ करना चाह रहे हैं, जो लाइक सारी असाइनमेंट्स का सम बनता है, वो हमारा लाइक उस असाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड बजट है। तो इन्होंने बेसिकली इस तरह की एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की है कि U1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले बंदे को आपने कितना बजट असाइन किया, और V1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वाले टास्क को कितना बजट असाइन किया। तो इस तरह के इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और उनके इर्द गिर्द थ्योरम्स बनाया है, और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं और एक पूरा एल्गोरिदम क्रिएट किया। अब जो ये एल्गोरिदम है ना, ये मॉडर्न डे जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट है। तो इसका इन्होंने पूरा प्रूफ डाला हुआ है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपको एक ही आंसर देंगे। अब इसके अंदर ये थोड़ा-सा है कि इसने एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है एसेंशियल जॉब्स का और एसेंशियल इंडिविजुअल्स का, कि उनकी डेफिनेशन है कि अगर वो किसी भी ट्रांसफ़र के अंदर लाज़मी है कि बंदा इन्वॉल्व होगा, तमाम पॉसिबल ट्रांसफ़र्स के अंदर, तो ये एक एसेंशियल इंडिविजुअल है। क्योंकि इस ये फिर रिप्रेज़ेंट करता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं दूसरे टास्क के अंदर ट्रांसफ़र होना। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और हम करना कुछ और चाह रहे थे। तो इसलिए इसको इतना ही समराइज़ कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है और किसी ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया हो। अब उसकी अगर डिटेल में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको पता है आपने कहाँ देखना। तो उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, मल्टीपल डिफरेंट तरीकों से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। नेटवर्क फ्लो थ्योरी जो है उसके अंदर पूरी एक डिफरेंट ब्रांच है ये ग्राफ थ्योरी की, नेटवर्क फ्लो। उसके अंदर लाइक मेरा ख्याल है फुल्करसन मेथड है कोई नाम, जो किसी भी ग्राफिकल सिस्टम के अंदर फ्लो मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हाँ, ये मैक्स फ्लो फोर्ड फर्गसन। तो इस तरह की चीज़ें भी की जाती हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कुछ मॉडर्न ट्रैकर्स इस प्रॉब्लम को नेटवर्क फ्लो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपके पास एक सोर्स होएगा और एक सिंक होएगा, और हर एज रिप्रेजेंट करिए एक किस्म की वायर, और हर वायर की एक कैपेसिटी है कि लेट्स से ये इस वायर के अंदर सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो, अगर ज़्यादा करोगे तो जल जाएगी या नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये ओरिजिनली इस चीज़ के लिए था, लेकिन आप इसको रीपर्पस कर सकते हो लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, और वही वाले एल्गोरिदम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो बीएफएस वगैरह की बेसिस के ऊपर, यूजिंग फोर्ड फुल्करसन वाली सारी टेक्निक्स, पता नहीं वो बैक एजेस भी डिफाइन कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो चलो हमें पहला वाला हिस्सा थोड़ा सा समझ आ गया कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। असल में तो आपने एक फंक्शन कॉल करनी है, ये सारा कुछ हो जाना है ये वाला काम। तो आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि हम बाइपार्टाइट मैचिंग एक चीज़ से करते हैं, इसको हंगेरियन मेथड कहते हैं। अब आगे जो बात है वो कैलमैन फ़िल्टरिंग है। अब कैलमैन फ़िल्टरिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, इसको इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग की फील्ड में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये मतलब नासा के रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और इस तरह की चीज़ों में होता है। तो अब आप कहोगे इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? ये बेसिकली एक ऐसा तरीका है स्टेट मॉडलिंग का जो अनरिलायबल मेजरमेंट्स को यूज़ करके एक रिलायबल प्रेडिक्शन क्रिएट कर सकता है। तो आपके पास अगर आपके पास कोई भी ट्रैकर है, वो एक डिटेक्टर यूज़ कर रहा होगा यूजुअली।
इसको कहते हैं लाइक ट्रैकिंग बाय डिटेक्शन पैराडाइम। आप पहले डिटेक्टर एक चलाते हो, उसको आप मेजरमेंट्स की तरह लेते हो और आप एक बाईपार्टाइट ग्राफ की मैचिंग के थ्रू, सिमिलैरिटी कॉस्ट वगैरह के थ्रू आप मैच कराते हो, और आप फिर देखते हो कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल आपको एसोसिएशन मिल गई है प्री डिफाइंड ट्रैक्स के साथ उसकी। तो वो उसकी डिटेल बाद में देख लेंगे, नहीं समझे कोई मसला नहीं है। अभी हम सॉर्ट पे नहीं आए, अभी हम खाली उसके टूल्स की बात कर रहे हैं। तो एक जो टूल यूज़ करते हैं वो कैलमैन फ़िल्टरिंग है। अब कैलमैन फ़िल्टरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा रीसेंट सर्वे पेपर था जो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स और लाइक बिल्कुल इनिशियल से समझाता है, ठीक है, कि लाइक बिल्कुल बेसिक्स की तरह। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अनरिलायबल मेजरमेंट्स हैं और आपके पास एक अनरिलायबल मॉडल भी है वर्ल्ड का, कि मेरे एक्शंस का और करंट स्टेट का दुनिया की स्टेट में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है, या जो भी आप वेरिएबल्स मॉडल कर रहे हो उनके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो अ, इन दोनों चीज़ों के अंदर जो दोनों फैलेबल हैं, क्योंकि आपके मेजरमेंट टूल्स भी ख़राब हो सकते हैं, आपका मॉडल भी ख़राब हो सकता है, आपने एक रिलायबल प्रेडिक्शन क्रिएट करनी है, कैसे करोगे? तो उसके लिए कैलमन फ़िल्टरिंग यूज़ होती है। अब इसको अगर बिल्कुल ही सिंपल करके बताया जाए ना, तो आप एक ये सॉल्यूशन सोच सकते हो कि ओके, अगर आपके पास 2 प्रेडिक्शंस, आपके पास दोनों थोड़ी-सी अनरिलायबल हैं, आप बस दोनों की लाइक वेटेड सम इस तरह से कर लो। आपने जब इस तरह से वेटेड सम कर लिए, तो आपके पास आप 50% मेजरमेंट के ऊपर रिलाय कर रहे हो, 50% मॉडल प्रेडिक्शन के ऊपर रिलाय कर रहे हो, बस बात ही खत्म। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेजरमेंट कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपकी मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है, लेकिन आपके मॉडल की प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उन केसेस में आपको वो वाला वेट बढ़ाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये तो आप कर सकते हो बाय हैंड, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप उस टूल की जो भी आपके पास लाइक एस्टिमेशन टूल है, कह लो, चाहे वो एक मेजरमेंट है या मॉडल प्रिडिक्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस एस्टिमेशन टूल की स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस के ऊपर डिसीजन लो, ठीक है, कि किसको कितना वेट देना। तो कैलमन फ़िल्टरिंग यही करती है। वो ये करती है कि ये अल्फ़ा नाम का एक सिंबल है, इसने डिफ़ाइन कर लिया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट्स डिफ़ाइन कर रहा है। अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि अभी हम खाली स्केलर लेवल पे हैं, जबकि रियल कैलमैन फ़िल्टरिंग के अंदर हम मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा मैथ के अंदर ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है, सिवाय अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अ, तो बेसिकली हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि इन्होंने वेरिएंस यूज़ की है स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह, ठीक है? तो हम वेरिएंस को यूज़ कर रहे हैं एज़ वेट। अच्छा, अब आपने इतनी बात कर ली, उसके बाद उन्होंने उसी चीज़ को रीराइट कर दिया, ताकि वो उसको एक नई टर्म से रिप्रेजेंट कर सकें, वी से, और वी रिप्रेजेंट करती है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिसिजन, जो कि बस इनवर्स वेरिएंस है, ठीक है? तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक इनवर्स वेरिएंस है ये, ठीक है, V1, इसको प्रिसिजन कहते हैं। तो अब परसेंटेज प्रिसिजन की बेसिस के ऊपर आपने वेट्स डिफाइन कर दें, तो अब जोन सा आपका एस्टिमेशन टूल ज़्यादा प्रिसाइज होगा, आप उसको ज़्यादा वेट दोगे। तो अभी तक हमने कोई इतनी खास बात नहीं की, अभी रॉकेट साइंस पे नहीं आया, ठीक है? तो आगे जो बात है ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल एस्टिमेट्स हो, चाहे वो मॉडल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, लेट्स से आपके पास 2 से ज़्यादा हैं, तो आप ऑब्वियसली इसी चीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज़ कर लोगे कि आप एक पूरी समेशन बना लोगे इस तरह से करके। इसमें कुछ खास नहीं है अभी तक। उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपके पास लेट्स से शुरू में एक स्टार्टिंग एस्टिमेट था, उसके बाद आपके पास हर टाइम स्टेप के ऊपर एक नया एस्टिमेट आता जा रहा है, आपके पास नई रीडिंग्स आती जा रही है मेजरमेंट्स के, और आप उसकी बेसिस के ऊपर लाइव साथ साथ चेंज करते जा रहे हो अपना एस्टिमेट, आप साथ साथ नए डेटा की बेसिस के ऊपर अपना एस्टिमेट चेंज करते जा रहे हो। तो उन्होंने वो बस थोड़े से मैथ के साथ उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, कि ओके, आपके पास पिछली वैल्यू थी, आपको ये पता था, तो आप ये कर सकते हो। ये इंक्रीमेंटल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है? अब अभी तक जो मैथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअली यूज़ नहीं होता कैलमन फिल्टर के अंदर डायरेक्टली, लेकिन ये उसकी बेसिस है। अम, ये इसकी वेक्टराइज्ड फॉर्म है कि मैट्रिक्स के अंदर किस तरह से होगा। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, तो x1 और x2 दो एस्टिमेट्स हैं जो इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकले हैं, जिनके मीन म्यू1 और ये जो कैपिटल ये सिग्मा समेशन वाला सिग्मा नहीं है, ये बेसिकली कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ठीक है? तो कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा सब 1। अच्छा, खैर, तो आपके पास ये दो एस्टिमेट्स आए हैं,
दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है जिनकी दो डिफरेंट कोवेरिएंसीज होंगी, मैट्रिसेस होंगी। तो ये जो के है ये कैलमैन गेन होता है। इसके पीछे थोड़ा सा मैथ है, वो उसके ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ, आपके लिए बस इतना ही है। और इन्होंने वो बस प्रिसिजन के अंदर चेंज कर दिया, ये एन वाला जो काम है किया एन पे। ये बस सिग्मा की जगह एन पे ले आए हैं। फ़र्क नहीं इतना पड़ता, आपको इंटरनल से इतना मसला नहीं होना चाहिए, आपको बस जनरल आइडिया पता होना चाहिए। तो आगे हम ये कर रहे हैं कि हम x1 जो हमारा पिछला एस्टिमेट था उसके अंदर जो कैलमैन गेन है इन दोनों एस्टिमेट के डिफरेंस से जो प्रोड्यूस हुआ है, रेजिजुअल कहते हैं इसको आमतौर पे, उससे निकला। तो आप उसकी बेसिस के ऊपर एक समेशन बस सम करते जाओगे, तो आप जितना नया सरप्राइज आएगा पिछले एस्टिमेट्स की बेसिस के ऊपर, आप उसकी बेसिस के ऊपर कर रहे हो। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्मेशन हो गई। अभी भी हम पूरे कैलमैन फिल्टर के ऊपर नहीं आए, ठीक है। कैलमैन फिल्टर के अंदर यूजुअली एक अपना मॉडल भी होता है, और ये एक लिनियर मॉडल होता है आमतौर पर। कुछ इसके नॉन लिनियर मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो वेरिएंट्स हैं आगे जाके, उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आइडिया ये है कि आपके पास क्या एक जो ट्रू कैलमैन फिल्टर होता है ना, उसके अंदर आपके पास यूं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। आपने एक मेजरमेंट लेनी है विद नॉइज, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो मॉडल होएगा, मॉडल नहीं सॉरी, आपका जो मेजरमेंट टूल होएगा वो अनरिलायबल है, इसकी वजह से तो हम इतनी खपाइयों में पड़ रहे हैं। तो उस वेरिएंस को, उस इंस्ट्रूमेंट की हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉसियन नॉइस के साथ, ठीक है। तो ये R1 उस गॉसियन नॉइस की लाइक क्या नाम है अपना, समझ लो वो कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ठीक है। और Z1 उस कोवेरियंस से अफेक्ट होने के बाद वाला आंसर है जो आपका मेजरमेंट टूल दे रहा है, जबकि हिडन जो अनऑब्जर्वेबल स्टेट है जो आपका टूल एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा, वो X1 थे। तो ये बेसिकली इसका जनरल आइडिया इस तरह से है। और अब ये मॉडल करता ही है कि हर टाइम स्टेप के ऊपर एक पहले खुद प्रिडिक्शन करता है इंटरनली अपने एक लिनियर मॉडल की बेसिस के ऊपर, जो काइंड ऑफ लाइक रिग्रेशन की तरह बिहेव करता है। बेसिकली रिग्रेशन ही है, ठीक है, लिनियर रिग्रेशन है। और उस लिनियर रिग्रेशन को बेसिकली फ्यूज करता है आपकी मेजरमेंट के कैलमैन गेन के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं ये, और यही हर टाइम स्टेप के ऊपर रिपीट होते जाते हैं, और आपके पास इस तरह से एक रनिंग रिलायबल एस्टिमेट बनता जाता है साथ साथ। तो ये इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड नोटेशन है। आप विकिपीडिया पे जाओगे, ये इमेज नज़र आएगी। आपके पास कोई प्रायर नॉलेज होती है, कोई इनिशियल स्टेट होती है जो आपने डाली होती है, 0 0 डाल दी, जो मर्जी डाल दिया, आपको जो सीरियसली लाइकली लगा कि हो सकता है कि ये रीजनेबल स्टार्टिंग स्टेट है। अब ऑब्वियसली हम वेक्टराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक वक्त में मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स मॉडल कर सकें। तो एक्स एक वेक्टर है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो और जो पी है ना, ये बस नोटेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे सिग्मा के लिए यहाँ पे सिग्मा यूज़ हो रहा था, वहाँ पे पी यूज़ हो रहा है। ये बस कन्फ्यूजन कम करने के लिए, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स ही है उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ पे ये एस्टिमेट था, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, ये राइट साइड में नजर ही आ रहा है कि एक एरो जा रहा है कि प्रिडिक्शन करते हैं इंटरनली। गिवन द लास्ट स्टेट आप नेक्स्ट स्टेट प्रिडिक्ट करते हो, तो पी के गिवन के -1, इसी तरह से एक्स के गिवन के -1। और उसके बाद आप मेजरमेंट्स लेते हो और उन मेजरमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपडेट करते हो। तो यहाँ पे वाई यूज़ किया हुआ है, अक्सर जगहों पे जी नज़र आएगा, मैंने ज़्यादा जी लिखा देखा है, ये बस विकिपीडिया पे वाई है, लेकिन पी स्टैंडर्ड है। खैर, अब यही चीज़ रिपीट होती रहती है लूप में, और आप साथ साथ देखते जाते हो कि अच्छा क्या एस्टिमेट आ रहा है। अभी तक आपको मुझे लग रहा है कुछ भी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो इसीलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं कि जो पहले भी हमने सारी बात की, हमने सिर्फ फ्लो समझने के लिए की है कि प्रॉब्लम क्या थी। ये थी प्रॉब्लम, इस चीज़ को हम मल्टीपल वेरिएबल्स में करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये ले आए ये वाली चीज़। और ये फ्यूजन इसलिए था कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग की तरह से आपको साथ साथ नया नया हर टाइम स्टेप के ऊपर नई प्रोडिक्शन मिलती जाए। और ये बस है, इसके अंदर मॉडल का आइडिया ले आए हैं साथ, कि मॉडल इसके अंदर ही डाल दो ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाय ना लगानी पड़े। अभी तक हमने ये बात की है। उसके इंटरनल्स के अंदर कोई इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कोई
अगर आप खाली एक ब्लैक बॉक्स की तरह इसको ट्रीट ट्रीट करो ना, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस जनरल आइडिया होना चाहिए। तो की जो आइडियाज़ हैं इसके अंदर वो अभी तक वही हैं, वेरिएंसेस वेट्स, उसके अलावा इंक्रीमेंटल फ्यूजन और इंटीग्रेटिंग लीनियर मॉडलिंग, ठीक है। हाँ, अब कैलमैन फ़िल्टरिंग के अंदर कुछ एक्शंस हम कभी-कभी ऐसे ले सकते हैं, ये ऑब्वियसली लाइक अगर हम नासा वाली एग्ज़ाम्पल ही लें, क्योंकि नासा ने यूज़ किया हुआ है अपने रॉकेट्स के अंदर। वो इसलिए किया था कि अगर आप थ्रस्टर के पास लगा लेते हो ना, तो आप टेम्परेचर उसका मेजर एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे अगर आप बिल्कुल अंदर नहीं लगा लेते हो। और अगर आप बिल्कुल अंदर नहीं लगा लोगे ना, तो आपका मेजरमेंट का टूल ही जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आ, तो उसको थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक अनरिलायबल मेजरमेंट मिलती है, एक बायस्ड मेजरमेंट मिलती है। जबकि कोशिश होती है कि वो अनबायस्ड हो, इसलिए हम उसकी लाइक एवरेज एरर से माइनस कर लेते हैं अक्सर बार, वो भी कुछ चीज़ें हैं। खैर, थोड़ा सा फाइन ट्यून करने के बाद आपके पास एक नॉइजी रीडिंग होएगी। उस नॉइजी रीडिंग और आपके पास्ट एस्टिमेट की बेसिस के ऊपर आप निकाल तो सकते हो, लेकिन काफ़ी बार ये भी होता है कि आपके पास आपके कुछ अपने एक्शंस कमिट किए होते हैं कि ओ मैंने फ्यूल ज़्यादा किया है, मैंने ज़्यादा एक्सेलरेटर प्रेस किया है। तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये बेसिकली बता रही है कि अगर आप कोई मेजरमेंट नहीं लेके आए, कोई मेजरमेंट टूल नहीं है, गिवन द पास्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये एफ जो है बस ट्रांजिशन मैट्रिक्स है कि गिवन पुरानी स्टेट पिछली अगली स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो एफ आइडेंटिटी भी हो सकती है अगर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लगता है कि स्टैटिक रहेगा, या फिर यूजुअली डायनामिक सिस्टम्स के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं कैलमैन फिल्टरिंग, कि आपके पास कोई वेलोसिटी की टर्म और पोजीशन की टर्म है, तो आप पोजीशन को वेलोसिटी से ऐड करवा दोगे, और एक वेटेड सम की रिप्रेजेंटेशन में आराम से आ जाएगी, क्योंकि आगे जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। खैर, तो एफ टी एक्स टी माइनस वन प्लस बी टी यू टी, अब ये बी जो मैट्रिक्स है ये इसी तरह की एक मैट्रिक्स है, जो कि एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है आपकी नई मेजरमेंट के अंदर आपके करंट एक्शंस की बेसिस के ऊपर, ठीक है। और ये कोई भी एक्शन फीचर वेक्टर है आपका, इसको कंट्रोल वेक्टर कहते हैं यू को। और आगे ये जो डब्ल्यू टी है ये नॉइज़ है, ये ऑब्वियसली हम अपने सिस्टम के अंदर नहीं डालते कि आई मीन नॉइज़ ऐड कर दो, ये बस एक मॉडल है कि रियल सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा होता है इंटरनली। तो उसके तीन हिस्से उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं कि एक जो उसकी पास्ट स्टेट की बेसिस के ऊपर था, एक जो आपके एक्शंस की बेसिस की वजह से हो रहा है, और एक जो जनरल नॉइज़ है, रैंडम एरर है, ठीक है। जो ये रैंडम एरर सैंपल हो रहा है इस रियल सिस्टम के अंदर के मॉडल के लिए, ये एक एक्सटेंडेड मॉडल समझ लो, क्योंकि आप मॉडल को डिच करा, क्योंकि मॉडल तो यहाँ पे एफ है ना, एक्स का, लेकिन आप उस मॉडल और साथ अपने एक्शंस और इस सारी चीज़ों का एक मेटा मॉडल बना रहे हो, समझ लो। खैर, इस डब्ल्यू वाले मैट्रिक्स के लिए जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो क्यू होती है यूजुअली, ये इतना मैटर नहीं करता। आगे जो बात है वो है ये जी टी इक्वल्स एक्स टी प्लस वी टी, ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपकी जो मेजरमेंट्स होंगी उसके अंदर भी नॉइज़ रहेगी, ठीक है। जो करंट टाइम स्टेप के ऊपर रीडिंग है प्लस सम नॉइज़ वेक्टर वी, जो कि किसी और को वो कोवेरियंस मैट्रिक्स से सैंपल किया हुआ है, आर उसका उस कोवेरियंस मैट्रिक्स का नाम आर है, ठीक है। तो अभी भी इसके अंदर और चीज़ें वो डाल देते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कुछ स्टेट होती है वो अनऑब्जर्वेबल होती है। लेट्स से आप पोजीशन और वेलोसिटी करो, वेलोसिटी आप इतनी अच्छी तरह से मॉडल नहीं कर सकते, लेकिन आप पोजीशन कर सकते हो और आपके स्टेट के अंदर वेलोसिटी भी हो सकती है, तो हम खुद ही से ना आपके वेलोसिटी वगैरह को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर लेंगे, इवन इफ इट्स हिडन। लेकिन आपको फिर अपने मेजरमेंट के वक्त ना एक एच मैट्रिक्स के साथ फिल्टर करना पड़ेगा आपकी ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली, कि कितना हिस्सा ऑब्जर्वेबल है, कितना हिस्सा इनऑब्जर्वेबल है। तो ये यूजुअली मैट्रिक्स होती है इस तरह की कि अगर आपके पास एक वैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी होगी, शायद नहीं लिखी हुई, अच्छा। अगर आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जिसके चार एलिमेंट्स हैं जिनको आप मॉडल करना चाह रहे हो, तो एक एच मैट्रिक्स इस तरह की हो सकती है जिसके अंदर लेट्स से खाली इतना हिस्सा आपका ये वाला मेजरमेंट टूल ऑब्जर्व कर सकता है। तो आप उसके लिए एच डिफाइन करोगे एज एच इक्वल्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0, या नहीं, हाँ बस ठीक है, इतने ही है क्योंकि खाली दो हैं, अगर तीसरा होता तो नीचे तीसरी रो होती। तो आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको आम, इसको अगर एक कॉलम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर लो अपनी स्टेट को, तो एच एक्स इक्वल्स दिस 1 2 3 4,
तो ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेगा, और इस तरह से आपको बस 2 एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ये लिटरली बस मैट्रिक्स नोटेशन की वजह से उन्होंने एक कॉम्प्लिकेशन डाली भी, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है, लेकिन बस ये एग्जॉस्शन के लिए बता रहा था। तो ये एक्चुअल कैलमैन फ़िल्टर है जो आपके सामने। तो इसके अंदर एक प्रेडिक्टर होता है और एक फ्यूज़र होता है। अब फ्यूज़र की जो इंटरनल इक्वेशंस है, आपको इसका कोई पता होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्यों है। आप इसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। ये जो आर क्यू पी वगैरह वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ताकि आप ये इनिशियलाइज़ कर सको बस, ठीक है। तो इसकी और भी वेरिएंट्स हैं जो इसका इंटरनल मॉडल नॉन लीनियर बना देता है, जिसको एक्सटेंडेड कैलमैन फ़िल्टर कहते हैं। उसके अलावा एक अनसेंटेड कैलमैन फ़िल्टर भी कुछ होता है। और इसके और भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं आगे जाके, लेकिन हम खाली इतने के साथ कंसर्न हैं। अब ये थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स हैं। अगर आपको इसका लाइक 30% भी समझ आ गया तो मेरा ख्याल है कि आप सॉर्ट के लिए तैयार हो। इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझने के लिए कि अगर ये हो रहा है, ये रिलायबल क्यों है, इसलिए ये डिस्कशन ज़रूरी थी कि अच्छा हम वेरिएंस की बेसिस पे करें, ये इस तरह से करें वगैरह वगैरह। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो सॉर्ट है। सिंपल ऑनलाइन रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है। वैसे ऑनलाइन एंड रियल टाइम ट्रैकिंग है उसके पूरे टाइटल के अंदर लिखने की बात है। अच्छा, ये है 2017 में पब्लिश हुआ, और ये आपको पता ही है कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो इन्होंने अब एब्स्ट्रैक्ट में यही बताया हुआ है कि डिस्पाइट ओनली यूजिंग अ रूडिमेंटरी कॉम्बिनेशन ऑफ familiar techniques such as Kalman filter and Hungarian algorithm for the tracking components, this approach achieves an accuracy comparable to the state-of-the-art online trackers. Furthermore, due to the simplicity of our tracking method, the tracker updates at a rate of 260 Hz, which is over 20 times faster than other state-of-the-art trackers. अब उन्होंने कैलमन फिल्टर को स्टेट क्या दिया मॉडल करने के लिए, वो ये दिए, एक वेक्टर है यू वी एस आर, वेलोसिटी ऑफ यू, वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ एस। तो बेसिकली यू और वी जो हैं, ये आपके मेरा ख्याल है टॉप लेफ्ट है, नीचे सेंटर है इस वाले के अंदर, वो आगे वाले जाके टॉप लेफ्ट हो जाता है। इस वाले के अंदर सेंटर है। कि आपका जो बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है उसका सेंटर क्या है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। एस जो है उसका स्केल है, और आर उसकी एस्पेक्ट रेशियो है। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो नहीं पता तो आप बस विथ बाय हाइट, या विथ बाय हाइट होता है, हाइट बाय विथ होता है, एक सेकंड अभी पता चल जाएगा। ओके, विथ बाय हाइट होता है, ठीक है। तो एस्पेक्ट रेशियो विथ बाय हाइट होता है। तो इन्होंने अस्यूम ये किया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रोपोर्शंस नहीं बदलेंगी, उसका स्केल बदल सकता है अगर वो दूर करीब हो रही है। तो इन्होंने आर के लिए वेलोसिटी नहीं डाली, लेकिन एस के लिए वेलोसिटी डाली है। तो चेंज इन एस, अगर कोई बंदा दूर जा रहा है तो फिर उसकी एस की वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, -0.1 और समथिंग, कि आप 10% छोड़ते होते जा रहे हो हर टाइम स्टेप के साथ। या फिर अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हो तो आपकी यू की वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से आप एक पूरे बाउंडिंग बॉक्स की मोशन को मॉडल कर सकते हो। तो इसके लिए हम कैलमैन फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा एक कैलमैन फिल्टर का की प्रेडिक्शन होगी, और एक हमारे पास आपके डिटेक्टर की रॉ डिटेक्शंस होंगी जिसके अंदर कोई आईडी वगैरह साइन नहीं होगी। आईडी साइन करना भी हमारा काम है, उसकी भी हमने बात नहीं की। तो कैलमैन स्टेट हमें समझ आ गई। हंगेरियन मैचिंग का रूल ये है कि आपके पास बेसिकली, एक सेकंड, यहाँ पे ये अच्छी एग्जांपल है। ये आप एक सिनेरियो देख सकते हो कि लेट्स से कैमरा यहाँ पे फिक्स हुआ है किसी रोड के ऊपर। पहले टाइम फ्रेम जो लेफ्ट साइड पे है, एक बंदा खड़ा हुआ है, ये ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला बंदा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एक लाल वाला बंदा राइट साइड पे भागता जा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके कैलमैन फिल्टर ने कोई प्रोडिक्शन क्रिएट की हो, जो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो रेड वाले बंदे के लिए कहा है कि चलो यार यहाँ पे होगा, अभी आप राइट साइड पे ना देखो, स्पॉयलर्स हो, ठीक है। आ, और ग्रीन वाले बंदे के लिए एस्टिमेट किया कि ये थोड़ा सा लेफ्ट पे आ जाएगा तब तक। अब होता ये है कि ग्रीन वाले बंदे की प्रोडिक्शन तो उन्होंने काफ़ी सही निकाली थी, वो बंदा उधर ही है जहाँ पे उन्होंने प्रोडिक्ट किया था, लेकिन लाल वाला बंदा थोड़ा ओवरशूट कर जाता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया। तो होगा इस केस के अंदर ये कि अब हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर जो डिटेक्टर की, क्योंकि डिटेक्टर हमें क्या दे रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ दे रहा है ब्लू, पिंक और ग्रीन, और ये हमें पता होगा फॉर सम रीज़न। अभी ये नहीं पता कि वो ट्रैक्टर्स कैसे लग रहे हैं। ओके, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये लो, या इधर है।
अभी के लिए आप बस अस्यूम कर लो खाली इस लूप को समझने के लिए कि किसी तरीके से ना हमने लाल को 3 असाइन कर दिया हुआ है, हमने ग्रीन को 2 असाइन कर दिया हुआ है और हमने ब्लू को 1 असाइन कर दिया। ठीक है, ये इनको आईडीज हमने दे दी हुई है, अस्यूम कर लो। अभी नहीं, अभी बाद में आएंगे कि कैसे मिले। अब अगर हमें पता है कि लास्ट टाइम जब मैंने 3 को देखा था वो इस साइड को भाग रहा था, तो फिर वो यू ज़्यादा चांस है कि इधर अपेयर होएगा। और 2 को मैंने जब देखा तो वो इस साइड पे चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट पे हुआ होगा, ज़्यादा लेफ्ट पे नहीं हुआ होगा। और 1 एक ही जगह पे खड़ा हुआ था। तो ये आपके पास प्रिडिक्शंस कैलमन फिल्टरिंग के थ्रू आ गई हैं। और यहाँ पे जो है ना, आप ये करते हो कि आपके पास एक नई डिटेक्शन आई है। अब यहाँ पे डॉटेड वाली चीज़ों को मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे रखा है। आपको एक नया फ्रेम मिला है, ये इनकमिंग फ्रेम है। अब इसके अंदर आपने मैच करना है आपके पास जो आइडिया है 1 का, कि 1 कहाँ पे था, कहाँ पे होगा, 2 कहाँ पे था, कहाँ पे होगा, और रेड कहाँ पे था और कहाँ पे होगा। आपने इसकी बेसिस के ऊपर जो आपको अनलेबल्ड डिटेक्शंस मिल रहे हैं कि कोई बंदा है, कोई बंदा है यहाँ पे, कोई बंदा है ABC, आपने बताना है कि कौन सा बना है। तो हम ये करते हैं इस तरह से कि 1 को देख लो, ये बड़ा सिंपल है। इस ब्रू को, इसकी प्रिडिक्टेड जो लास्ट टाइम फ्रेम में थी ना ये डॉटेड लाइन, और इसकी जो अगले फ्रेम में ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास, तो वो बेसिकली फुली ओवरलैप कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगा। ठीक है, अभी मैं कनेक्शन नहीं लगा रहा, अभी मैं बस इसको पॉपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्राफ प्रॉब्लम लेआउट कर रहा हूँ, हंगेरियन मैचिंग नहीं भी हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो बकाया हैं उनके साथ इसका कोई इंटरसेक्शन ओवर यूनियन नहीं है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन है ही नहीं किसी और मतलब मुझे एक काम कर देना चाहिए, पता है क्या, आप इसको ग्रे अस्यूम कर लो, ये लो, ये ग्रे कर देता है सारा, अगर हो जाए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है अभी कि ये ग्रीन है या नहीं है, ये बस कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, MS पेंट भी रोना शुरू हो गया, आई थिंक प्रीमियर की वजह से। ओ भाई, अच्छा, खैर। तो आपके पास रॉ डिटेक्शंस हैं, इस डिटेक्शन को हम कह लेते हैं डिटेक्शन A, इस वाली डिटेक्शन को हम B कह लेते हैं, और इस वाली को C कह लेते हैं, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था। अब जो C वाली है उसका 1 के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ रहा है, लाइक 90% वो मैच कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.9। जबकि अगर आप इस बॉक्स का, ये वाले बॉक्स का, इस वाले प्रेडिक्टेड स्पॉट के साथ जो 3 वाला था उसके साथ IOU लोगे ना, तो आपको बेसिकली 0 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ 0 के करीब हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं। आपने बेसिकली इस तरह से पूरे नेटवर्क के लिए ये कैलकुलेट करने हैं IOUs। आपके पास जितनी डिटेक्शंस होंगी और जितने ट्रैकलेट्स की प्रेडिक्टेड स्टेट्स होंगे, अब इसकी बेसिस के ऊपर आपने एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दिया और आगे वो हंगेरियन मैचिंग से खुद ही निकाल देगा कि ओके, जो B है ना, इसको होना चाहिए रेड, और जो C है उसको ग्रीन होना चाहिए, और जो A है उसको ब्लू होना चाहिए। वो आपके लिए कमिट कर देगा। तो इसकी थोड़ी सी इस तरह से फ्लो चल रही होती है। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी और डिटेल में आए, ये तो ऊपर ऊपर से मैंने फ्लो बताई है, तो होता ये है कि आपके पास हर टाइम स्टेप के ऊपर एक ना एक फ्रेम आता है। उस फ्रेम के अंदर आपने एक डिटेक्टर की रीडिंग्स लेनी है कि क्या एंटिटीज़ आ रही हैं। उन डिटेक्शंस के लिए आपने अपने करंटली नोन ट्रैकलेट्स के लिए उनकी प्रेडिक्टेड लोकेशन के साथ IOU मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आप उस IOU मैट्रिक्स के लिए एक एक्स्ट्रा फिल्टरिंग ऑपरेशन करते हो कि अगर एक ख़ास थ्रेशोल्ड से कम है ना, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, कि आप कहते हो कि यार ये तो इतना दूर, इतना डिफरेंस है इनके अंदर कि लाइक खाली 20% मैच है, कि इसको वो एंटिटी कंसिडर ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, आ, ये IOU थ्रेशोल्ड हो गया।
और हम इसकी बेसिस के ऊपर कुछ IOUs को मैन्युअली ज़ीरो सेट कर देता, ठीक है, चाहे वो 0.1 के करीब हो, ताकि बिल्कुल ही ज़ीरो चांस हो जाए कि वो किसी चीज़ के साथ एसोसिएट हो। अच्छा, अब इफ़ ट्रैकलेट्स आर नॉट डिटेक्टेड फॉर लॉस्ट थ्रेशोल्ड कंसिडर देम लॉस्ट। बेसिकली हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे पिछले फ्रेम के अंदर कोई एक और एंटिटी भी थी, यहाँ पे लेट्स से पर्पल थी, और ये वाला बंदा अब फ्रेम में नहीं इंटरेक्ट हुआ किसी भी वजह से, ठीक है, मे बी बंदा उधर ही है लेकिन उसके आगे से कोई गाड़ी गुजरी और समथिंग, आधा आधा बंदा कवर्ड हो, तो इस बार डिटेक्ट नहीं हुआ बंदा। अब एक फ्रेम में डिटेक्ट ना भी हो इतनी कोई बात नहीं है, आपका कैलमैन फिल्टर हर स्टेप पे प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं अपने इंटरनल मॉडल की बेसिस के ऊपर, चाहे मेजरमेंट के अंदर फ्यूजन स्टेप नहीं भी आया, तो उससे अगले टाइम स्टेप पे हमें भी वो नज़र आ जाए जब गाड़ी यहाँ पे आ गई हो गुजर के, तब आप कहो कि यार ये लास्ट टाइम मैंने जो एक बंदा देखा था ना वो यहाँ पे था, तो आप उससे मैच कर सकते हो। लेकिन लेट्स से आपको 1000 फ्रेम्स के बाद जाके उधर एक बंदा नजर आता है, तो ऑब्वियसली आप तब नहीं कॉन्फिडेंटली कह सकते, तो इसलिए आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेते हो कि मे बी 5 फ्रेम्स तक आपके पास लिमिट है, कि आप 5 फ्रेम्स तक अगर कोई बंदा छुपा रहता है ना तो मैं उसको रिकवर कर लूँगा अगर मुझे उधर ही कोई अगली बार बंदा नजर आता, वरना फिर मैं कहूँगा कि वो बंदा चला गया कहीं और, बस नहीं है। तो इसको लॉस थ्रेशोल्ड इन्होंने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इफ डिटेक्शंस रिमेन पुट देम इन ए स्पेशल प्रोविजन पीरियड लिस्ट। अच्छा, अब आईडीज बनती कैसे हैं, ट्रैकलेट्स बनते कैसे हैं? बेसिकली आपके पास सबसे पहली बार जब चलेगा आपके पास कुछ भी नहीं होएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शंस आई होंगे। आपके पास जो भी डिटेक्शंस आई हैं ना, हाई कॉन्फिडेंस डिटेक्शंस आपने पकड़ लिए हैं और आपने उनको एक स्पेशल लिस्ट में डाल दिया कि यार इसका मुझे पता नहीं है ये कहाँ पे जाएंगी, मैं बस डाल देता हूँ। तो अगर इसके लिए सीन बनाना हो तो ये इस तरह से, ये लो, ये वाला बंदा आपको बस नज़र आ गया और ये वाला बंदा नज़र आ गया, अभी आपको कुछ पता नहीं है, आपको बस एक डिटेक्टर ने बता दिया इधर कोई है और इधर कोई है। अब आपने एक आर्बिट्रेरी लिस्ट बना लेनी है, इसको लेट्स से ए कह देते हैं, इसको बी कह लेते हैं। अब आपने एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर आपने ए और बी डाल देना है, उनकी बेसिकली लास्ट नोन लोकेशन और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैलमैन फिल्टरिंग वाला पूरा मॉडल, ठीक है, जिसको आपने किसी रॉ हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। अब आप करते ये हो कि अगले टाइम स्टेप पे देखते हो, अगर अगले टाइम स्टेप के ऊपर भी ये नज़र आ रहे हैं ना, तो आप कोई लाइक 5 फ्रेम्स के बाद जाके आप उसको ट्रू ट्रैकलेट्स के अंदर डाल दोगे और आप उनको एक रियल आईडी वगैरह भी दे दोगे कि ये ज़ीरो है वगैरह। इनके इसके अंदर भी ऑब्वियसली एक इंटरनल आईडी सिस्टम लगता ही है, वो बस आप इंक्रीमेंट करते जाते हो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इंडेक्स की बेसिस के ऊपर आईडी हो गई, बड़ा बड़ी कोई बात है। लेकिन आइडिया ये है कि इसके अंदर पहले ये था कि कोई बंदा अगर नहीं भी नज़र आया ना, हम भरोसा कर सकते थे कि यार उधर ही होएगा, लेकिन अगर अभी तक हमने उसको कमिट नहीं किया ना अपनी ट्रू ट्रैकलेट लिस्ट के अंदर, अभी भी वो प्रोबेशनरी पीरियड में है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अगले फ्रेम में वो डिटेक्ट नहीं होता। ये इसीलिए किया कि क्योंकि पुराने फ्रेम जो डिटेक्टर्स थे ना, उनके अंदर काफ़ी बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाते थे इस तरह से कि यहाँ पे कुछ डिटेक्ट हो रहा है जबकि कुछ है नहीं, एक फ्रेम के लिए डिटेक्ट हुआ अगले फ्रेम में नहीं आ रहा। तो इस तरह की फ्लक्चुएशंस वगैरह को हैंडल करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा रूल डाला गया। तो अब अगर हम इसको देखें कि कैल्विन फिल्टर को ये किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो अब थोड़ी सी समझ आ जाएगी आपको होपफुली। सबसे पहले केएफ को के लिए उसने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जो कि बड़ी इजीली मिल जाएगी। आ, उसके बाद उसने उस कैलमैन फिल्टर के अंदर जाके कुछ चीज़ें सेट की हैं। अब सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने बता देना कि यार आपके पास 7 डायमेंशनल स्टेट है जिसको आप मॉडल करना चाह रहे हो, और आपके पास 4 डायमेंशनल वो है, क्या नाम है अपना, ऑब्जर्वेबल एरिया। तो 3 ऐसी चीज़ें जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो वेलोसिटीज़ हैं हमारी, क्योंकि हम वो यू वी एस आर और वेलोसिटी ऑफ यू, वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ एस मॉडल कर रहे हैं। अब एफ हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, तो इन्होंने, आप नोट करो, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के दिखा था, ये किया हुआ 1 0 0 0 1 0 0, ये है u और ये है u की वेलोसिटी। तो अगले टाइम स्टेप के ऊपर जो करंट u की वैल्यू है ना, वो होगी बेसिकली इसका, इनका सम, लास्ट वैल्यू और वेलोसिटी का सम।
ये इन्होंने बस थोड़ा सा किया हुआ इसी तरह से 1 0 0 0 1 0 वी के लिए और वी की वेलोसिटी के लिए, और आर ऐसा है जो एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि उस हमने अस्यूम किया हुआ कि एस्पेक्ट रेशियो सेम रहेगी। आगे वाले मॉडल्स में वो भी वेरिएबल बन जाती है, वो इतना मैटर नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल समझ लो। लेकिन ये किया हुआ एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया। एच उसी तरह से डिफाइन किया कि कौन सी वाली स्टेट ऑब्जर्वेबल है कौन सी नहीं है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कैलमन के अंदर। आर और पी जो हैं ये हमारी वो हैं, आर पी आर क्यू, ये तीनों कोवेरियंस मैट्रिसेस हैं। तो पी वाली जो है ना वो आपकी स्टेट की कोवेरियंस मैट्रिक्स है, जो आपके इनिशियल गेस की वेरिएंस है, जो आपने इनिशियल स्टेट डाली भी हार्ड कोडेड। अभी वैसे इन्होंने डॉट एक्स नहीं की, वो यहाँ पे कर दिया गेस, के एफ डॉट एक्स कॉलन 4 करके यहाँ पे कर दिया इन्होंने। आ, बाद में जाके इनिशलाइज किया मैंने, अपने इम्प्लीमेंटेशन पहले की थी इसलिए थोड़ा सा हो गया। खैर, क्यू और आर वही है जो हमने नॉइज़ वेक्टर्स के लिए कहा था कि जो मेजरमेंट के अंदर नॉइज़ आ जाएगी, और जो रियल सिस्टम के अंदर बाय नेचर नॉइज़ है, ये वो चीज़ है। तो इसको अगर आप कभी इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, बहुत कम ही है चांस कि आप कर रहे हो, आप साथ साथ पेपर पुल अप कर लो, देख लो कि कौन से सिंबल्स हैं, कोई भी क्लैंकर बता देगा। अगर आपको ओवरऑल फ्लो समझ आ गया कैलमन फिल्टरिंग की, आपको कभी फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस निकाल लो कि अच्छा यार कौन सा वाला सिंबल क्या था, और आप बस लाइब्रेरी से काम करवा लो। खैर वैसे तो अब तो आपने ये भी नहीं लिखना। खैर, अच्छा, इसके अंदर दो फंक्शंस डाले हैं अपडेट और प्रोजेक्ट के, जो कि बस रैपर्स हैं इस लाइब्रेरी के अपने अपडेट और प्रोजेक्ट के लिए। कोलैप्स में इसलिए खाली फाइनल लाइन नज़र आ रही है। अच्छा, अब इन्होंने सॉर्ट के अंदर कुछ कमियां इन्होंने एडमिट की हुई हैं, ठीक है। सॉर्ट के अंदर मसला ये है कि कोई भी अपेयरेंस की बेसिस के ऊपर बात नहीं हो रही। हम कभी भी बंदे के लाइक कपड़ों वगैरह को देख के नहीं कर रहे, हम खाली बाउंडिंग बॉक्सेस के अंदर खेल रहे हैं, हमने कोई अपेयरेंस फीचर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट नहीं किए। और इससे मसला ये होता है कि री आईडी के अंदर बड़ा मसला आ जाएगा कि अगर आपको बंदा कैमरे से बाहर निकलता है और वापस आता है, तो उस केस के अंदर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसका जो यूज़ केस है वो ये है कि अगर आपको पता है कि सारे लोग कैमरे के अंदर ही रहेंगे लेकिन एक दूसरे के आगे पीछे आ सकते हैं, जैसे वो पहली एग्जांपल दी थी इस तरह की, ये वाली एग्जांपल, इस केस के अंदर वो चल जाएगा। तो एस ओ आर टी एक सिंपल मॉडल है, लेकिन एक बहुत ईजिली एक्सटेंसिबल मॉडल है, और इसके हर हिस्से को आप थोड़ा बेहतर बना सकते हो, और उन्होंने पर्पसफुली ऐसा किया हो। तो अब वही बंदा जिसने सॉर्ट का ओरिजिनल पेपर बनाया था, उसने कहा चलो यार अब 1 साल हो गया मेरे पेपर को पब्लिश हुए हुए, वैसे 1 साल भी नहीं हुआ था, आधे साल में ही। उसने कहा चलो यार अब मैं खुद ही ये चीज़ कर लेता हूँ कि मैं पेरेंट्स फीचर्स भी डाल के देख लेता हूँ कि क्या बनता है। तो फिर डीप सॉर्ट निकला था। तो डीप सॉर्ट जो है वो सॉर्ट ही है, बस 2-3 चेंजेस किए हैं उसने। तो सबसे पहला चेंज है कि उसने री आईडी का एक मॉडल डाल दिया। री आईडी री आइडेंटिफिकेशन है, कैमरे से निकल के वापस आ गया, वो वाली बात। तो उसके लिए इसने एक सी एन एन रेजनेट स्टाइल यूज़ किया है, इसके अंदर वही बस रेजिड्यूल्स डाल दी, कन्वोल्यूशंस डाल दें, और एंड पे एक डेंस लेयर डाल दें। तो ये फिक्स साइज इमेजेस एक्सपेक्ट कर रहा है इसका, इसकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ऑब्वियसली हम इतनी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे, हम खाली ट्रैकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैकर के अंदर उसने एक री आई डी मॉडल डाल दी है जो किसी किस्म के कंपेरेटिव लॉस फंक्शन की बेसिस के ऊपर ट्रेन हुआ। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन से वाले पे किया था, इस वाले में किया था या इसमें नहीं किया था, हाँ नहीं किया था। इसके अंदर उन्होंने बताया नहीं हुआ था कि कौन से वाले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के लिए इन्होंने ट्रेन किया है। अब इसके लिए आप ट्रिपलेट लॉस भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रास्टिव लॉस भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि आप सेपरेशन चाहते हो, और आप सेंटर लॉस जो हमने लास्ट इसमें अभी आना, सेंटर लॉस भी यूज़ कर सकते हो। खैर, तो हम कर क्या रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स आपके पास आता है कोई डिटेक्टर का, अभी आपने कोई एसोसिएशन वगैरह कोई कुछ नहीं की, कोई हंगेरियन मैजिक नहीं की। आपने इस बंदे की तस्वीर लेनी है, उसको रीसाइज करके ना एक सी एन एन के अंदर डाल देना इस इमेज को, ये जो भी इमेज है, इमेज ली, सी एन एन में डाला, और फिर प्रेडिक्ट क्या करवाया, एक फीचर वेक्टर, ठीक है। और आपने इस तरह का उसको ट्रेन किया कि डिफरेंट किस्म के लोगों के लिए डिफरेंट एम्बेडिंग्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये री आई डी मॉडल्स होते हैं। इसके डिटेल हम थोड़ी बाद में जाके देखेंगे, पूरा पेपर भी इसके ऊपर आना। आ, लेकिन किस्सा मुख्तसर यही है कि आप जिससे हम पहले ट्रिपल लॉस के लिए कर रहे थे वही वाला काम कर रहे हो, कि आप बस एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हो, फीचर एम्बेडिंग्स बंदों की अपेयरेंस की बेसिस के ऊपर। अब आप करते ही हो
कि पहले हम खाली IOU की बेसिस के ऊपर कॉस्ट निकाल रहे थे ना, कि ये मेरा प्रोडक्टेड बॉक्स था और ये मेरा डिटेक्टेड बॉक्स था। अब उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं बस, और वो उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी का इन्वर्स है। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह, वो भी बाद में देख लेंगे। इन्होंने कैलमन स्टेट के अंदर भी थोड़ा सा चेंज किया। अब ये एरिया की जगह खाली हाइट डाल रहे हैं। और एस्पेक्ट रेशियो भी अब इन्होंने मूवेबल बना दिया, कि अब एस्पेक्ट रेशियो भी हो सकते चेंज हो सकती है। पहले ये था कि अगर आप एक स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर ही रहोगे, आप रेक्टेंगल नहीं बन सकते। अब आप रेक्टेंगल अगर इस तरह के भी थे, आप बाद में जाके हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम्स के बाद इस तरह के बन गए। तो ये इन्होंने एक चेंज किया, वेलोसिटी उसमें भी डाल दिया। और एक छोटा सा चेंज है कि एरिया की जगह हाइट ले आए हैं उसको, क्योंकि हाइट बस आप गैमा इंटू एच करोगे तो आपको डब्ल्यू पता चल जाएगा। डब्ल्यू की नहीं किया डायरेक्टली, डब्ल्यू भी कर सकते हैं, आगे जाके डब्ल्यू ही होता है। ये पुराने पेपर्स की एक चीज़ थी, शायद पुराने वाले मॉडल्स के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो। खैर, अब इन्होंने एक और डिस्टेंस फंक्शन यूज़ किया, इसको कहते हैं महालनोबिस डिस्टेंस। ठीक है, और इसका एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पज़ है, वो भी हम बाद में देखते हैं। ये डिटेक्शन माइनस ग्राउंड ट्रूथ और ये सिमिलैरिटी वगैरह वाली काम कर रहा है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बात बाद में कर लेते हैं वैसे जब आएगी। लाइक काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वर्स वगैरह ले रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम री आई डी की बात कर रहे हैं, री आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो री आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो लॉस आ रहा है ना, हमने वही किया कि इन्होंने वो किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी यूज़ की हुई है इन्होंने, मेरे ख्याल है। हाँ, इस वाले पेपर में डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी यूज़ की थी। तो 1 माइनस डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी आपको उसका डिफरेंस बता देगा कितने डिस्टिंक्ट हैं ये दो वेक्टर्स। और अब आपके पास बेसिकली इसके लिए आपको पिछले टाइम फ्रेम के अंदर जो बंदा डिटेक्ट हुआ था उसकी अपेयरेंस का वेक्टर पहले का पड़ा होना चाहिए, तो आप कंपेयर कर पाओगे, राइट। क्योंकि ये आपके पास एक नया फ्रेम आया है, इसको आप पास्ट नोन आइडेंटिटीज़ के साथ उनके अपेयरेंस वेक्टर के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो। लेकिन ये आप सिर्फ तब कर पाओगे अगर आपने हर ट्रैकलेट के लिए उसका अपेयरेंस वेक्टर भी स्टोर किया हो। तो इसके लिए एक आइडिया है, उसको कहते हैं अपेयरेंस फीचर गैलरी। ठीक है, बेसिकली आप कोई लास्ट 100 फ्रेम्स के लिए डिफरेंट वेक्टर्स रख लेते हो, और इन्फ्रेंस के वक्त आप एक नियरेस्ट नेबर सर्च करते हो, और उसकी बेसिस के ऊपर आप जिसका मिनिमल डिस्टेंस आ रहा है अपेयरेंस गैलरी के अंदर, आप वो चूज़ कर लेते हो हर आईडी के लिए, और वो आईडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो हंगेरियन मैचिंग में यूज़ होता है। तो आपके पास एक बंदा है, उसका पूरा स्टैक पड़ा हुआ है इस तरह से वेक्टर्स का। अब आपके पास कोई नया वेक्टर, कोई नई डिटेक्शन आई है ये वाली, आपका इसका वेक्टर लेके आओगे वी न्यू, और आप इन सब के साथ डिफरेंस निकालोगे। जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होएगा ना इसके, आप उसको हंगेरियन मैचिंग के अंदर जब आपने करना होगा बाईपार्टाइट ग्राफ वगैरह के अंदर, तो आप IOU, इन्होंने महालनोबिस किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है, IOU प्लस क्या नाम है, सिमिलैरिटी ऑफ वी न्यू विद दिस वाला डब्बा। तो आप उनमें से जो लीस्ट लॉस वाला डब्बा है आप वो चूज़ कर रहे हो उस एक आइडेंटिटी के लिए, पर्सन 1 के लिए। और आप ये हर बंदे के लिए करोगे, हर बंदे की पेरेंट्स गैलरी के अंदर एक नियरेस्ट नेबर क्वेरी करोगे, उस नियरेस्ट नेबर क्वेरी की बेसिस के ऊपर ये सिमिलैरिटी वगैरह करके आप ये एजेस डिफाइन करोगे, और फिर आगे हंगेरियन मैचिंग है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरी कॉस्ट डिफाइन की है। इन्होंने महालनोबिस यूज़ किया है, महालनोबिस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो वैसे ही कैमरा की मूवमेंट से के लिए बड़ा सेंसिटिव है। अब एक और आइडिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो है मैचिंग कैस्केड का। मैचिंग कैस्केड ये करता है कि जिन ट्रैक्स को आपने रिसेंटली देखा, मतलब अभी एक फ्रेम पहले आपने देखा था, उनको सबसे पहले डिसॉल्व करता है। तो बेसिकली हंगेरियन मैचिंग मल्टीपल बार रन कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ मल्टीपल बार कर रहा है, लेकिन डिफरेंट ट्रैकलेट्स के लिए। एक पहले एक छोटे सबसेट के लिए चलाता है, उसके बाद एक और सबसेट के लिए चलाता है। होता ये है कि पहले इन ट्रैकलेट्स को आप पूरा कर देते हो, उसके बाद आप अगले ट्रैकलेट्स पे आते हो। तो ये किया इसलिए जाता है क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बंदा कभी यहाँ पे नज़र आया था, अब उसकी लाइफ मतलब आपको बड़ी देर का नज़र नहीं आया, कोई 5 6 फ्रेम से,
कोई 2-3 फ्रेम बाद अगर नहीं नज़र आया तो आप कंसिडर कर लोगे कि अब नहीं रहा, और आपको एक नोन फ्रेम जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, वो बंदा आपको यहाँ पे आगे जाके नज़र आ जाता है। तो अब अगर आपको एक बंदा यहाँ पे नज़र आ गया तो आप पहले जो पिछला ये वाला ट्रैकलेट था, चाहे इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर भी हो, आप इसको असाइन कर दोगे। तो ये एक हम काम करते हैं, बेसिकली प्रेफरेंस दे रहे हैं मोर रीसेंट ट्रैकलेट्स को, तो इसको मैचिंग कैस्केड कहते हैं। आगे बस फैंसी सिंबल्स में वही जो अभी तक एल्गोरिथम देखते हैं उसी को एक्सप्रेस किया हुआ। महलनोबिस एज अ गेट उन्होंने बेसिकली इसको यूज़ नहीं किया आईओयू वगैरह को, ना ही महलनोबिस को, उन्होंने खाली फीचर डिस्टेंस यूज़ किया जो आपकी गैलरी के थ्रू आ रहा है। इन्होंने आईओयू को इस वाले मॉडल में डिच करा दिया, आगे वाले जाके दोनों इंटीग्रेट कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बी आई जे वगैरह ये फ़िल्टरिंग के लिए गेटिंग के लिए यूज़ होता है कि कौन सा आप मान रहे हो या नहीं मान रहे, थ्रेशोल्डिंग वगैरह के लिए। तो उन्होंने महलनोबिस को कॉस्ट के अंदर नहीं डाला लेकिन गेटिंग के लिए यूज़ किया हुआ, ये उन्होंने एक ट्रिक लगाई हुई है। इतना मैटर नहीं करता, बेसिकली प्री प्रोसेसिंग है थोड़ी सी की हुई, ताकि ज़्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट्स आएँ। और ये उस वक्त के डिटेक्टर्स के लिए ऑप्टिमाइज था, नए डिटेक्टर्स के लिए ये चीज़ें बाद में जाके डिच होना शुरू हो गई हैं। तो वो आप साथ साथ देखते जाओगे क्या क्या किस तरह से बहुत हो रहा है। खैर आगे जाके अब कोई 2022 के अंदर एक आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट है, वो है बाइट ट्रैक। बाइट ट्रैक भी एक मैचिंग कैस्केड ही इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एक टू फेज कैस्केड इंट्रोड्यूस करता है। बेसिकली पिछले वाले मॉडल्स ये करते थे क्योंकि उनके डिटेक्टर काइंड ऑफ कमज़ोर थे, क्योंकि 2017 में कौन सा इतना अच्छा डिटेक्टर था, RC9 वगैरह सारे यूज़ कर रहे होते थे। यहाँ पे जाके आपके पास ज़्यादा अच्छे डिटेक्टर आना शुरू हो गए थे 2022 तक। तो अब आपकी डिटेक्टर एक्यूरेसी बढ़ गई है, तो अब आपको वो कि वो डिटेक्शन एक्यूरेसी कम है तो इसकी बेसिस पे हम फ़िल्टर कर देते हैं, वो वाले काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम लो कॉन्फिडेंस डिटेक्शंस को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन्होंने पहले ये किया कि पहले जो तमाम जिनका हाई लाइक्लीहुड है, सही है, और ये वो एज वाला काम नहीं कर रहे, ये बस डिटेक्शंस के लिए करते जा रहे हैं। नहीं वैसे ये भी कर रहे हैं, आई थिंक, हाँ ये भी कर रहे हैं, ये एज वाला काम कर रहे हैं जो पिछले वाले में था। उसके अलावा ये बस चेंज ये कर रहे हैं कि ये बकाया को डिच नहीं करा देते कि ये डिटेक्शंस यूज़ नहीं होंगी या ये प्रोबेशन में चली जाएंगी वगैरह। ये लो कॉन्फिडेंस वालों को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड आईओयू बेस्ड सिमिलैरिटी मेजर की बेसिस के ऊपर। ये इसका जनरल आइडिया, इतना कुछ इसमें ख़ास नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उसकी वो लाइक बारीक बारीक वजह हैं, उसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बारीकियाँ हमने देखनी थी हमने वो डिटेक्शन के वक्त देख ली थी, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक था। खैर ये एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल रही है अब। ठीक है, अभी तक हम कैलमैन फ़िल्टरिंग और हंगेरियन मैचिंग पे ही लगे हुए थे, फिर हम कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट ले आए थे, अब हम थोड़ा सा वापस आ रहे हैं डीप लर्निंग वाली साइड पे। बेसिकली एक पेपर था जो कहता है अक्सर जो ट्रैकर्स आजकल दिखाए जाते हैं कि देखो यार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप जब उनको देखोगे ना उन्होंने किसी ना किसी तरह से ना कोई ट्रिक लगाई हुई है जिससे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आ रही है। और मैं खाली डेटा लीकेज वगैरह की बात नहीं हो रही कि उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर टेस्ट डेटा वगैरह डाल दिया था, वो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। आ, उन्होंने कहा है कि ये कोई 6-7 ट्रिक्स हैं जो सारे यूज़ करते हैं जिससे परफॉर्मेंस बड़ी बढ़ जाती है, जो ये अपने पेपर्स में जिक्र नहीं करता। और ये इस पेपर के अंदर बेसिकली उन सारी चीज़ों को एक्सप्लिसिटली कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेपर ये करता है कि वो स्टैंडर्ड जो नैरेटिव है जो हर ओपन सोर्स लाइब्रेरी के अंदर दिखाया जाता है कि यार इस तरह से करना चाहिए अगर आप एक ट्रैकर बना रहे हो, पहले उसकी बात करते हैं, फिर वो उन ट्रिक्स की बात करता है। तो पहले हम 2019 तक जो स्टैंडर्ड तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसको देख लेते हैं। 2019 तक जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका था ये था कि आप एक रेजनेट 50 बैकबोन लेते हो, उसका आखिरी वाला हिस्सा काट देते हो, और डिफरेंट आइडेंट अच्छा ये हम बात किस लिए कर रहे हैं, हम री आईडी के लिए बात कर रहे हैं, री आइडेंटिफिकेशन के लिए, फीचर वेक्टर्स बनाने के लिए। तो आप करते ये हो कि आपने इमेज नेट लिया है, एक वो डेटा सेट है, उसके ऊपर आपने रेजनेट 50 पहले का प्री ट्रेंड उठा लिया, ये बेसिकली आपने एक इमेज क्लासिफायर यूज़ कर रहे हो। ठीक है,
ये डिटेक्टर की बैकबोन नहीं है, ये आपकी वो है इमेज क्लासिफायर बैकबोन है आपके री आई डी मॉडल के लिए। इसके आप एक क्लासिफिकेशन टास्क के लिए ट्रेन करते हो जो कि है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के लिए। तो लेट्स से आप एम ओ टी क्राउड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। गूगल पे दिखा देता हूँ आपको एम ओ टी क्राउड थोड़ा सा। एम ओ टी क्राउड, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, आप इन सब के ऊपर ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। आप वैसे एम ओ टी क्राउड के ऊपर कभी भी आप ऐसे नहीं ट्रेन करोगे, आप एक छोटे वाले डेटा सेट पे करोगे जिसमें कम आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन हर आइडेंटिटी के लिए आप एक यूनिक नोड डालो अपनी लिनियर लेयर के एंड पे। तो जितनी आपके पास यूनिक डेटा सेट के अंदर आईडीज़ हैं उन सब के लिए एक नोड बना दो, और ये आपकी फाइनल क्लासिफिकेशन लेयर होगी। इससे पहले आपका रेजिडेंट होगा जिसका आपने आखिरी हिस्सा थोड़ा सा काट दिया हो यहाँ से, क्योंकि पहले तो वो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए था ना, अब आप उसको आइडेंटिटी क्लासिफिकेशन के ऊपर ले आए हो। सही हो गया। और ऑब्वियसली ये ज़्यादा खैर जो भी है। उसके बाद आप ये करते हो कि आप ये सैम्पलिंग स्ट्रेटजी भी बड़ी पर्टिकुलर है। ये करते हैं कि बैच आपका हर होएगा पी क्रॉस के साइज का। पी आइडेंटिटीज हैं कोई यूनिकली सैम्पल्ड पी एक लाइक लेट्स से 3 है। आप हर बैच के लिए 3 आइडेंटिटीज़ के लिए 4 इमेजेस लेट्स से कर लेते हैं। इन्होंने 16 आइडेंटिटीज़ के लिए की हुई हैं, तो हम इनकी वैल्यूज ही ले लेते हैं। 16 आइडेंटिटीज़ के लिए 4 इमेजेस ईच आप रैंडमली सैम्पल करते हो। अब जब आपने इतना कर लिया ना, तो उसके बाद आपने ये हमने इसलिए किया ताकि आप ऑनलाइन हार्ड एग्जाम्पल माइनिंग वगैरह वाले काम कर सको। कि वैसे ऑनलाइन नहीं, खैर बेसिकली आप हार्ड क्या कहते हैं, हार्ड ट्रिपलेट माइनिंग, सही है। तो ट्रिपलेट लॉस के ऊपर अगर आप ट्रेन कर रहे हो, जो कि अक्सर ट्रिपलेट लॉस पे ही होते हैं, तो हम चाहते हैं कि लो लॉस वालों को हम इग्नोर करें, हाई लॉस वालों को हम पकड़ें। तो हम इतना बड़ा बैच साइज इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास इतनी लीवे हो कि हम थोड़े से हार्ड ट्रिपलेट्स के ऊपर फोकस कर सकें अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। अच्छा, we resize each image into this fixed size and pad with blah 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 and randomly crop into this blah blah blah। ये एक ऑगमेंटेशन टेक्निक है कि आप रैंडम क्रॉप्स वगैरह लेते हो थोड़ा सा पैड करके, तो हो सकता है राइट साइड पे थोड़ा सा ब्लैक आ जाएगा या फिर लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ब्लैक आ जाएगा, इस तरह से ही है। तो आप इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि आपके पास ये इमेज थी, आपने उसके इर्द गिर्द ये बॉर्डर डाला है, और फिर आपके पास जितना इमेज का साइज़ था ना उतनी ही आप इमेज कहीं रैंडमली क्रॉप कर देते हो, लाइक इतना हिस्सा, तो शायद ऊपर थोड़ा सा ब्लैक आ जाएगा इस तरह से, या ऊपर राइट पे इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लैक आ जाएगा। ये बस आपके मॉडल को थोड़ा और रोबस्ट बनाने के लिए होता है। ईच इमेज इज फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली विद 0.5 प्रोबेबिलिटी। अगेन बेसिक डेटा ऑगमेंटेशन है, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। कम डेटा को ज़्यादा डेटा में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा से रैंडम ऑपरेशंस जो कि उसको मोर लेस सेम रखता है। Each image is decoded into 32-bit floating point raw pixels in O1. ये range है। Then we normalize RGB channels by subtracting by this and dividing by this. So basically Z score लिए हैं with respect to ImageNet का जो डेटा सेट की RGB मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन था, ठीक है। आप कलर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, अब आपके पास सारे जो कलर्स जाते हैं वो नॉर्मलाइज फॉर्म में जाएंगे, जी स्कोर्स जाएंगे हर कलर के, ठीक है। ये आप थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग कर लेते हो। उसके बाद आप मॉडल आउटपुट्स री आई डी फीचर्स एफ एंड आई डी प्रोडिक्शन लॉजिट्स पी। तो ये वही बात है कि आपने आई डी प्रोडिक्शन तो कर रहे हो, लेकिन एक फीचर वेक्टर जो उससे एक लेयर पहले था, ठीक है। तो वो हम कह रहे थे ना रेजनेट है, हो सकता है आपने बीच में एक आध और कोई अपनी से लेयर डाल दी हो, और एंड पे एक बड़ी सी क्लासिफिकेशन लेयर होगी जो हर आइडेंटिटी को कर रही है क्लासीफाई। आप बेसिकली इतने हिस्से को ना एफ बना देते हो जो लास्ट यूज लेयर थी, और इतने हिस्से को वो पी बना लेते हो कि लॉजिट्स हमारा। रियलिटी फीचर्स एफ इज यूज टू कैलकुलेट ट्रिपलेट लॉस। ये आपकी बाद में जाके एम्बेडिंग बन जाएगी, और साथ पैरेलल में आप बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उसको ट्रेन करा रहे हो।
आप इसको ट्रिपलेट लॉस से ट्रेन करा रहे हो कि डिफरेंट इमेजेस के डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के लिए डिफरेंट एम्बेडिंग्स बने, और साथ आप क्लासिफिकेशन भी करवा रहे हो। तो ये दो थोड़ी सी काउंटर फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं कि आपने यहाँ पे कोई बहुत ही हाई लेवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसी तरह की जादू से इनकोड कर देनी है जो ये दोनों टास्क कंप्लीट कर पाए। अगर वो दोनों टास्क कर पा रहे हैं तो आप बाद में जब ये वाला हिस्सा काट दोगे और अपने खाली फीचर वेक्टर को देखोगे तो आप उसको रिलायबली अपनी हंगेरियन मैचिंग में यूज़ कर सकते हो। ये इसका आइडिया। और इन्होंने साथ अपना लर्निंग रेट वगैरह बताया कि स्टैंडर्ड क्या है, और ट्रिपलेट लॉस के कुछ हाइपर पैरामीटर्स हैं कि मार्जिन कितनी रखनी है। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है, लेकिन 0.00035 आप नोट करोगे कि जो डिफ़ॉल्ट एडम ऑप्टिमाइज़र के लर्निंग रेट है ना, जो कि बनता है 0.001, उससे काफ़ी कम है। उसकी वजह ये है कि आप फाइन ट्यून कर रहे हो, आपके पास पहले का एक ट्रेंड मॉडल है रेजनेट 50, आप उसको फाइन ट्यून कर रहे हो। तो इसलिए आप चाहते नहीं हो कि सारी उसकी चीज़ें अचानक से अंडू हो जाएं, आप हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते हो। और इन्होंने थोड़ी सी लर्निंग रेट स्केजुलिंग की हुई है कि आप शुरू में 0.0035 रखते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज़ करते जाते हो। आप 40th ईपॉक के ऊपर 0.1 से इंक्रीज़ कर देते हो, सॉरी डिक्रीज़ करते हो। अच्छा हाँ, कन्वर्जेंस के लिए था ये वाला, वो बाद में आएगी इंक्रीज़ वाली चीज़। तो ऐसे उसके बाद आप अचानक से इसको और कम कर देते हो। ये 0.1% है बाय द वे, तो लाइक ऑब्वियसली इसमें 0.1 तो माइनस नहीं कर सकते, माइनस हो जाएगा। तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देते हो, उसके बाद आप फिर से 10 से डिवाइड कर देते हो लर्निंग रेट को, और ये आपके पास इसकी लर्निंग रेट स्केजुलिंग है, जो वनीला स्केजुलिंग है। ये थी स्टैंडर्ड बेसलाइन। अब बैग ऑफ ट्रिक्स क्या है जो ये कह रहे हैं, बैग ऑफ ट्रिक्स के अंदर 6 ट्रिक्स हैं, उनमें से सबसे पहले यही है लर्निंग रेट के हवाले से कि आप इसको इस तरह से करने की जगह ना एक एक्स्ट्रा चीज़ इंट्रोड्यूस करो लर्निंग रेट का, वो क्या नाम है, वार्म अप स्टेप्स का। तो सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे मिनिमम बनेगी ना, यहाँ पे ये वाली, आप उससे शुरू करो। आप शुरू में ही इतना ऊंचा ना रख दो इसको, और आप लिनियरली इसको इंक्रीज करते जाओ हर स्टेप के साथ, ताकि इवेंचुअली कोई सम नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, सम मे बी कोई 5-10 ईपॉक्स के बाद जाके आप इसको जो 0.0035 है उसके ऊपर ले जाओ। फिर आप उसके बाद कोई 50 ईपॉक गुजरते हैं तो आप 0.0000035 पे ले आओ, और इसी तरह से आप बाद में एक और बार 10 से डिवाइड कर दो। तो ये इसका आइडिया। अब ये करते क्यों है? पहला हिस्सा वही है कि फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम चाहते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले शुरू में, थोड़ा सा वो वार्म अप हो जाए, इसलिए वार्म अप स्टेप्स कहता है कि कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में थोड़ा सा जाना शुरू कर दे पहले डिफरेंट बैचेस को देख, और फिर वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। चलो ठीक है यार, मैंने काफ़ी छोटे छोटे देख लिए, मैं किसी एक जगह पर थोड़ा ज़्यादा लीन करना शुरू हो गया हूँ अगर, तो मैंने उधर ही जाना होगा। तो अब अपना थोड़ा लर्निंग रेट बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं, ताकि आप कन्वर्जेंस की तरफ चले जाओ और किसी ना किसी मिनिमम के ऊपर कन्वर्ज कर जाओ, ताकि ऑसिलेशंस ना होती रहें। ट्रिक 2 डेटा ऑगमेंटेशन है, बस सिंपल कि आप बीच में रैंडम इरेजिंग कर दो। ट्रिक 3 लेबल स्मूथिंग है कि आप 1 और 0 के लेबल्स की जगह आप फ्रैक्शंस यूज़ कर लो, कि आप 0.1 1.0, इन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन दी है लेबल स्मूथिंग के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह से करो, आप हार्ड कोड वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका मॉडल बाय नेचर लेस डिसाइसिव होता है, और ये काफ़ी बार अच्छा होता है क्योंकि आपकी रियल लाइफ जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती कि आप वंस और ज़ीरोज़ में ही बात हमेशा करो कि एब्सोल्युटली ट्रू एब्सोल्युटली फॉल्स। काफ़ी ट्रेंडिंग एग्जांपल्स बड़ी मुश्किल होते हैं, तो उसके ऊपर मे बी अच्छी बात है कि आपको 60% मिल रहा है, हो सकता है 60% ही आना चाहिए आइडियल है। तो हम इतने एक्सट्रीम टारगेट्स सेट करने की जगह ना, हम 0.8 और 0.2 वगैरह के इस तरह के कर लेते हैं। अब उसको अचीव करने के लिए एक ज़्यादा जो अच्छा तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, वो इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये एप्सिलॉन नाम का एक हाइपर पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है, एन कुछ और है वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे जो है ट्रिक 4 बेसिकली इन समरी ये है कि रेजनेट के अंदर ना, स्पेसिफिकली रेजनेट 50 के अंदर, um, जो लास्ट कॉन्वोल्यूशन है ना यहाँ पे लगी हुई जिससे आउटपुट निकल रही है,
उसका स्ट्राइड 2 है आई थिंक, या 4 है। इट्स सेट, द लास्ट स्ट्राइड इज सेट टू बी 2. When fed into an image of blah 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 blah, the backbone of ResNet 50 outputs a feature map with a spatial size of 8x4. If we change the last stride from 2 to 1, हम कर्नल वही रख रहे हैं, हम बस स्ट्राइड का हाइपर पैरामीटर चेंज कर रहे हैं उसका, तो अब आपको एक ज़्यादा बड़ा फीचर मैप मिलेगा। अब ज़्यादा फीचर मैप है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इनकोड कर पाओगे। तो ये एक ट्रिक उन्होंने बताई हुई है कि लोग ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बी एन नेक का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हमने कहा था कि फीचर्स आएंगी और आगे जाके एक फुली कनेक्टेड लेयर होगी जो आपको आईडीज कैटेगराइज करके दे रही होगी। अक्सर बार लोग ये करते हैं कि बीच में एक बैच नॉर्म लेयर डाल देते हैं। तो बैच नॉर्म की हमने मेरे ख्याल बात की हुई है या अभी करनी है, आई थिंक कर ली हुई है। हाँ, बैच नॉर्म की बात मेरे ख्याल है वो, हाँ, एएसआर में कर ली थी। अच्छा, तो ये बात है कि बस आपने एक बैच नॉर्म बीच में डाल दिया एक्स्ट्रा, और बैच नॉर्म से पहले वाली चीज़ ट्रिपल लॉस में यूज़ हो जाएगी और बैच नॉर्म के बाद वाली चीज़ आगे जाके उसमें चली जाएगी इन्फ्रेंस के वक्त। जो क्या नाम है आपका, क्योंकि एंड पे आपने एफ सी लेयर काट देनी है, लेकिन आप बैच नॉर्म की आउटपुट को फिर अपनी अपेरेंस एम्बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हम करते हैं आमतौर पर, इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो इसको इसने बी एन नेक कहा हुआ है, और उनका भी हमारा अपना आर्किटेक्चर है, हमने बस थोड़ा सा उसके अंदर कुछ चीज़ें की हैं जो कि वो बैग ऑफ ट्रिक्स की बात कर रहे थे। खैर, उसके अलावा इन्होंने एक और लॉस फंक्शन की बात की हुई है जो कि बेसिकली काइंड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस ही आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन के बाद। इसके मुझे समझने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अपेरेंटली ये ट्रिपलेट लॉस से बेहतर काम करता है अगर आप इसको एक एडिटिव टर्म की तरह एक छोटे से यूनिट के लिए डाल दो, इस तरह से करके बस कोई 0.001 का वेट दे के सेंट्रल लॉस भी डाल दो उस लॉस फंक्शन के अंदर। तो ये ट्रिक्स उसने बताई थी कि डीप लर्निंग मुश्किल होती है, इसलिए हम किस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं कि बेहतर रिजल्ट मिले। अब इसको यूज़ करने वाला एक एल्गोरिदम है बीओटी सॉर्ट, ठीक है। बीओटी बैग ऑफ ट्रिक्स है, और उन्होंने एक बैग ऑफ ट्रिक्स पे ट्रेंड री मॉडल के साथ एमओटी की हुई है। अब खाली ये नहीं है, इसके अंदर कैमरा मोशन कॉम्पनसेशन भी है और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैमरा मोशन कॉम्पनसेशन कैसे करते हैं। उसके लिए भी थोड़ी सी स्टेट मॉडलिंग करनी पड़ती है। um, खैर, लेकिन वरना उसके अलावा कुछ इतना भी ख़ास इसमें नहीं है, वरना देख के समझ आ ही रही है कि क्या हो रहा है कि एक डिटेक्टर है, उसके बाद आपकी आपका जो डीप अपीयरेंस एक्सट्रैक्टर SBSS50 है, ये आपका वो बीओटी के ऊपर ट्रेंड है, और बीओटी वाली ट्रिक्स के ऊपर ट्रेंड है, और इसकी बेसिस के ऊपर आप अपीयरेंस फीचर्स के साथ और आईओयू दोनों की फ्यूज्ड कॉस्ट की बेसिस के ऊपर पहली एसोसिएशन करते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये वही बाइट ट्रैक की तरह एक सेकेंडरी एसोसिएशन है जो लो स्कोर डिटेक्शंस के ऊपर स्पेसिफिकली हो रही है, और अनमैच ट्रैकलेट्स के ऊपर हो रही है। तो जो दो फिल्टर आउट हुई थी चीज़ें, उनको आप एक सेकेंड एसोसिएशन स्टेप में लेके जा रहे हो, जो कि गेस किया जा रहा है कि ये प्रॉबली ऑब्स्ट्रक्टेड होंगी, इसलिए इसके अंदर अपेयरेंस फीचर्स इतनी मैटर नहीं करती, हम खाली आईओयू यूज़ करेंगे। तो ये कैस्केडिंग भी यूज़ कर रहा है बाई ट्रैक वाले, और साथ ये बीओटी भी यूज़ कर रहा है, साथ इसने बस कैमरा मोशन कॉम्पनसेशन भी डाल दी हुई है, वो हम नहीं बात करेंगे। तो ये बीओटी सॉर्ट है। अब इस सर्वे पेपर के अंदर और बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, उसका मैं कभी भी जिक्र पूरा ना कर पाऊँ। जितना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा उससे ज़्यादा मुझे बोलने में लग जाएगा। इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हर हर मॉडल में एक आध चीज़ छोटी छोटी चेंज हो जाती है। जो थोड़े मेजर चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक पूरी फैमिली ऑफ मॉडल्स थी, इतनी ज़्यादा मैंने उसकी कोई चीज़ नहीं देखी उसके बाद, लेकिन ये थे कि जॉइंट डिटेक्टर एम्बेडिंग मॉडल्स, JDE। इसके अंदर ये होता है कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि एक स्टैंडर्ड ट्रैकर के अंदर काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ऊपर वाला जो मॉडल इमेज आ रही है, एक डिटेक्टर आ रहा है, डिटेक्शंस की बेसिस के ऊपर क्रॉप्स एक्सट्रैक्ट करके आप एक री मॉडल से गुजार रहे हो, एक ट्रैकर को भेज रहे हो। इन्होंने बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया, इन्होंने सारी चीज़ें ना मॉडल के अंदर ही डाल दी हैं, डिटेक्टर के अंदर ही डाल दी हैं। तो एक जॉइंट डिटेक्टर प्लस इनको वो क्या नाम है, मॉडल वगैरह सारा कुछ इसी में डल गया। तो ये इन्होंने किस तरह से किया है? ये इन्होंने राइट साइड पे ट्रांस ट्रैक आप देख सकते हो,
जो कि क्या नाम है, DETR नाम का एक बहुत फेमस डिटेक्टर है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसके अंदर एक नई ब्रांच डाल दी है। अब DETR किस तरह से काम करता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि ट्रैक क्वेरीज और ऑब्जेक्ट क्वेरीज वगैरह कैसे काम करती हैं, ट्रांसलेट कैसे काम करता है, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि CNN की वजह से लोकल फीचर्स भी पता चल जाती हैं और अटेंशन से ग्लोबल फीचर्स भी पता चल जाते हैं, ये पता ही है आपको। अच्छा, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, CBIOU। तो सी यहाँ पे ये कैस्केडिंग के लिए, BIOU जो कॉन्सेप्ट है वो बफर्ड IOU के लिए। बेसिकली आप IOU को का जो प्रिडिक्टेड डब्बे हैं आप उनको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते, लिटरली बस यही आइडिया है कि आप उनका स्केल जानबूझ के थोड़ा सा इंक्रीज करते हो और काफ़ी बार आप मल्टीपल लेवल्स पे इंक्रीज करके देखते हो। ठीक है, तो CBI रिप्लेसिंग टू लेवल कैस्केड विद आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ लेवल्स विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डीप EIOU इसके इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाता है, CBIOU वाले आइडिया को। तो ये बस एक आइडिया है कि आप जो प्रिडिक्टेड बाउंडिंग बॉक्सेस हैं उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखो, तो उनको एक्सपैंड करने के बाद आपके IOU किस तरह का बन रहा, तो उसको यूज़ करो। अच्छा, उसके बाद एक और मॉडल है OC सॉर्ट नाम का। OC सॉर्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक सॉर्ट है। इसके अंदर री अपडेट, मोमेंटम और रिकवरी के कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। री अपडेट बड़ा सिंपल आइडिया है, वो ये है कि यार अगर आपको कोई ट्रैकलेट पहले नहीं मिली थी, किसी वजह से कुछ 5-6 फ्रेम्स बाद जाके आप कहते हो यार ये तो वही बंदा है, अब आपके पास जो कैल्विन स्टेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो गई होगी, क्योंकि आपका मॉडल कैल्विन फिल्टरिंग का बड़ा मतलब सिंपलिस्टिक सा होता है, अनरिलायबल होता है। आपको इतनी देर अगर कोई मेजरमेंट नहीं मिली तो आप अपने कैल्विन फिल्टर को ना री इनिशियलाइज कर दो जैसे कि पहली बार आया। तो ये ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक री अपडेट है। ठीक है, इसी तरह ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक मोमेंटम है, वो कैल्विन फिल्टरिंग के अंदर ही थोड़े से चेंजेस कर रहा है, मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। जो ज़्यादा सिंपल आइडिया है और ज़्यादा यूजेबल आइडिया वो है ऑब्जर्वेशन सेंट्रिक रिकवरी। वो ये करता है कि अनमैच्ड ट्रैकलेट्स को कंपेयर करता है उनकी लास्ट सीड लोकेशन के साथ। तो अगर आपकी प्रिडिक्टेड लोकेशन के साथ मैचिंग नहीं हुई तो जो फॉल बैक के अंदर कैस्केडिंग हो रही है वो सेकेंडरी क्राइटेरिया जो देख रहा है वो उसकी प्रीवियस लोकेशन के साथ IOU वगैरह कैलकुलेट कर रहा है। तो ये एक उन्होंने ट्रिक लगाई कि हो सकता है कि ओके हमारी प्रिडिक्टेड मॉडलिंग में गलती है, तो हम लास्ट सीन को देख लेना कि शायद वहाँ पे वो अगली बार। ये बेसिकली लॉस्ट ट्रैकलेट्स के लिए कि लग रहा है कि शायद गुम गए वगैरह। तो इसी तरह से डीप OC सॉर्ट है, वो ये करता है कि वो एक फिल्टर गैलरी की जगह ना वो फीचर गैलरी की जगह, जैसे डीप सॉर्ट के अंदर हो रहा था, ये एक यूमा यूज़ करता है, एक एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज। और ये इसके जो वेट है ना उनको डायनामिकली चेंज करता है बेस्ड ऑन डिटेक्शन कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो नियरेस्ट नेबर क्वेरिंग नहीं करनी पड़ी आपको लास्ट 100 फ्रेम्स के लिए हर बंदे के लिए। आप बस एक यूमा चला रहे हो, जो और वो यूमा के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस चेंजेस किए हुए हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव करे कॉन्फिडेंस की बेसिस के ऊपर। अब और बहुत ज़्यादा इस तरह के मॉडल्स हैं, उन सब के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ हमेशा इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लेकिन इस पूरी चीज़ का मकसद खाली ये नहीं कि आपको ट्रैकर्स आएँ वगैरह। देखो लाइक इन द स्टार्ट आपको सॉर्ट का भी नहीं पता था और अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, अच्छा यार सारी चीज़ें बस ये चीज़ चेंज कर ये चीज़ चेंज कर रहा है, तो ये सारा कुछ बस एक सर्वे पेपर से हो जाता है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि सर्वे पेपर्स लाइक FIB वगैरह के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर करूँगा वरना तो ये वीडियो कोई 7 घंटों की बन जाएगी। खैर, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये आखिरी 2 चीज़ें हैं, जियाओ ट्रैकर और स्ट्रॉन्ग सॉर्ट। ये GIAO जो ट्रैकर है ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड सम माइनर ऑप्टिमाइजेशन ट्रैकर है। इन्होंने इस तरह के जीप एक्रोनिम रखे होते हैं। खैर, ये ओरिजिनली बनाया गया था ड्रोन्स के लिए, जिसके अंदर कैमरा मोशन बहुत ज़्यादा होती है, अनस्टेबल किस्म की डिटेक्शन हो रही होती है।
हर जगह नॉइज़ होती है, कोई भी चीज़ रिलायबल इतनी नहीं होती। उसके लिए ये मॉडल बनाया इन्होंने। अब ये ORB और रैंसैक जो है ना, ये एक किस्म की वो कैमरा मोशन कॉम्पनसेशन की तरह का आइडिया है। उसकी डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, वो ज़्यादा सा मैथ है। अगेन, अनसेंटेड कैलमैन फ़िल्टर वगैरह में हम नहीं जाएंगे। NSA कैलमैन फ़िल्टर को हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, क्योंकि बहुत सिंपल चेंज है। और उसने एक डिटेक्टर यूज़ किया है। उस डिटेक्टर ने एक री-आईडी मॉडल प्री ट्रेन्ड OS नेट नाम का उसके अंदर डाला है। उससे फीचर्स निकाले और एक EMA बैंक में डाली। तो अब इसने आ, अच्छा, कुछ हाइब्रिड सॉर्ट था, मेरा ख्याल है कोई इस तरह का था रास्ते में, जो यूमा वाला आइडिया और फीचर गैलरी वाला आइडिया मिक्स करता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही किया हुआ है कि इन्होंने एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेजेस का बैंक बनाया हुआ है। तो पहले फीचर वेक्टर्स का बैंक बनता था, फिर हम खाली एक सिंगल यूमा पे आ गए थे पर एंटिटी पे। अब इसके अंदर एक यूमा बैंक बना लिया। तो इसके अंदर भी नियरेस्ट नेबर क्वेरिंग होगी, लेकिन ये ज़्यादा नॉइज़ रेजिलिएंट है। ठीक है, जो कि इस पूरे मॉडल का थीम है, हर चीज़ बस थोड़ी ज़्यादा नॉइज़ रेजिलिएंट है। आ, आगे NSA कैलमन जो है वो लिटरली बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉइज़ को हैंडल कर सकता है, कोई ख़ास चेंज नहीं है उसके अंदर, बेसिक कैलमन ही है। आगे जाके जो हंगेरियन एल्गोरिदम आता है, आ, जो यहाँ पे है, वो मेरा ख्याल है वनीला मैचिंग यूज़ करें, कैस्केडिंग उसके अंदर नहीं यूज़ कर रहे। ये आप अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हो। अभी तक जो हम करते थे हमेशा बाईपार्टाइट मैचिंग करते थे हम उसके लिए, ट्रैकलेट्स के लिए और डिटेक्टर्स के लिए। इस बार ये जो ट्रैकलेट्स आपने बना लिए ना, ये एक नए डब्बे में जा रही है, ग्रीन वाला जो ग्लोबल लिंक डब्बा है। इसके अंदर ट्रैकलेट्स को ट्रैकलेट्स के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। बेसिकली यही आइडिया है कि अगर आपके पास कोई बहुत पहले कोई ट्रैकलेट था, जाके ख़त्म हो गया, बाद में कोई उसके जैसा ट्रैकलेट आता है, उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह की अपेयरेंस है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप उनको मैच करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अब और भी चीज़ें होती हैं इन सब के अंदर, आप इंटरपोलेशन भी कर रहे होते हो रास्ते में कि ओके लॉस्ट ट्रैक्स में क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो GI मॉडल है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन मॉडल, जो कि बेसिकली सारे फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है पहले। आ, हर फ्रेम को इनकोड करता है। उन सारे फ्रेम्स को इनकोड करने के बाद उसकी टेम्पोरल मॉडलिंग होती है, जो कि टाइम वाले एक्सेस के अक्रॉस अटेंशन अप्लाई करती है या पूलिंग अप्लाई करती है, यूजुअली दोनों। ठीक है, ये जो डी वाली एग्जांपल इन्होंने ये यूज़ की थी, ये जो A B लिखा हुआ है ये चॉइसेस हैं कि आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा वो SPB पूलिंग वाला आइडिया है कि आप डिफरेंट स्केल्स के ऊपर जाके कंकैटनेट कर दो एक फिक्स्ड फीचर वेक्टर बनाने के लिए। आ, तो इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, सारी चीज़ें एंड पे जाके वही 6-7 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैप होती हैं। आ, जो जियाओ ट्रैकर है उन्होंने एंड पे ये समरी दी हुई है कि इससे पहले जो डीप सॉर्ट वगैरह वाले एल्गोरिदम्स थे उसके अंदर एक लीनियर कैलमैन फ़िल्टर था। इसके अंदर NSA कैलमैन है और साथ अनसेंटेड कैलमैन फ़िल्टर का थोड़ा सा फ्यूजन है। उसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आ, और ऑब्जेक्ट अपेयरेंस खाली पर एक सिंपल CNN के साथ हो रही थी, रेजनेट स्टाइल। यहाँ पे एक OS नेट नाम का प्री ट्रेन्ड DID मॉडल है और साथ एक एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेजेस का बैंक है। जबकि डीप सॉर्ट के अंदर एक फीचर वेक्टर का बैंक था और साथ कैमरा मोशन के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये जो आइडियाज़ थे ये काफ़ी अच्छे काम किए। इसका पूरा थीम ही यही था कि हर चीज़ को थोड़ा सा नॉइज़ रेजिलिएंट बना लिया था। यहाँ पे अगर आप NSA कैलकुलम में देखो, बस ये एक लाइन का इजाफा किया है कि जो आपके पास मेरा ख्याल है मेजरमेंट की वेरिएंस है, आप उसको भी साथ मॉडल कर रहे हो। तो अगेन कुछ खास नहीं। अब ये हमारे पास जो अभी तक हम चीज़ें पढ़ते आए हैं ना, उसकी लाइक समझ लो कैपस्टोन है, स्ट्रॉन्ग सॉर्ट। अब 2023 हो गया और अभी तक सारे जो पेपर है ना वो डीप सॉर्ट के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसके ऑथर्स ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग सॉर्ट के कि यार अब मतलब बेस लाइन अब एक नई सेट कर ही लो, सारे लोगों को पता है कि ये चीज़ें अब रिडंडेंट है, अब इससे बेहतर तरीके एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये करते हैं, हम सारे जो अच्छे वाले तरीके हैं ना उनसे एक मॉडल बनाते हैं और बस उसको एक नई बेस लाइन सेट कर देते हैं। और
इन द प्रोसेस उन्होंने साथ अपनी भी 2 कंट्रीब्यूशंस नहीं की हैं, जिसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग सूट प्लस प्लस के नाम से आगे जाकर डिस्क्राइब किया है। तो इस पेपर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक किस्म की लाइक पूरी फील्ड के अंदर एडवांसमेंट्स की 2023 तक समरी है, और उन सबको जोड़ के एक मॉडल बनाया हुआ है। और उसके बाद जाके स्ट्रॉन्ग सूट प्लस प्लस के अंदर उन्होंने अपनी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जो इसको करंट स्टेट ऑफ द आर्ट जो उस वक्त थी उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस पे ले जाता है। तो ये उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दिखाई हुई है। उन्होंने बेसिकली कहा ये हुआ है कि अब डिटेक्टर्स इतने बेहतर हो गए हैं कि कैस्केडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप बस नॉर्मल सीधी सीधी मैचिंग कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने NSA कैलमैन यूज़ किया, और उन्होंने वही ECC, ये वही कैमरा करेक्शन, वो कैमरा की मोशन कॉम्पनसेशन वगैरह वाली चीज़ें, और री आई डी भी डाल दी है, वो बैग ऑफ ट्रिक्स रेजनेट 50, और साथ एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेजेस। तो ये बेसिकली जियाओ ट्रैकर ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर वो ग्लोबल लिंक वगैरह वाली इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें नहीं है। स्ट्रॉन्ग सॉर्ट प्लस प्लस जो है इसके अंदर इसमें 2 आइडियाज इंट्रोड्यूस किए हैं, एक AF लिंक का और एक GSI का। तो AF लिंक है अपेयरेंस फ्री लिंकिंग। तो ये एक एसोसिएशन स्ट्रेटजी है जो क्या नाम है, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन के ट्रैक के अंदर फलानी चीज़ इतने टाइम से इतने टाइम थी उसको इनकोड करता है, उनके बीच में पैटर्न निकालता है, और उसके बाद बस हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ इतना ख़ास नहीं है इसके अंदर देखने लायक। और GSI ये है कि पहले अगर आपको कुछ देर के लिए कोई ट्रैक नहीं नज़र आ रहा था ना, कोई बंदा, आप आप ये करते थे कि आप लिनियरली इंटरपोलेट करते थे कि ओके, अगर मैंने इसको लास्ट यहाँ पे देखा था और अगली बार मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, तो दरमियान की चीज़ें बस एक स्ट्रेट लाइन के साथ मॉडल कर सकते हैं। जबकि रियल लाइफ के अंदर चीज़ों की मोशन इतनी अब्रप्ट नहीं होती कि एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ चल रही हो, बल्कि थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं, कि अगर आप एक टर्न ले रहे हो, आप थोड़ा सा स्लाइट राउंडेड होगा वो। तो GSI उसी चीज़ को थोड़ा सा एमुलेट करने की कोशिश करती है, और अपेरेंटली इसकी वजह से थोड़ी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। और ये थी मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब और कुछ चीज़ें हैं, ये फील्ड बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रोचेस हैं। um, एक चीज़ होती है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। ये नेचुरली ग्राफ्स के ऊपर काम करते हैं, एक मैकेनिज्म को यूज़ करके उसको कहते हैं मैसेज पासिंग। वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मज़े का आइडिया है, अगर कभी दिल करे तो देख लेना, लेकिन नेसेसरी नहीं है। अब इसी आइडिया को यूज़ करने वाला एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है सुशी के नाम का, जो बेसिकली अभी तक के जो सबसे अच्छे ट्रैकर्स हैं ना, उसके अंदर मेरा ख्याल है टॉप पे, अभी भी टॉप 2 में ये आता है, कोनो लिंक। और ये अब मैंने भी वैसे एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी, मैंने कैलमैन फिल्टरिंग वगैरह भी की थी थोड़ी बहुत। आ, तो वो आप राइट साइड पे देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ खास ज़्यादा सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया बीच में। आम, एक आध चीज़ थी कि हम PIL इमेजेस के साथ काम कर रहे होते हैं जब हम टॉर्च विजन में काम कर रहे होते हैं, और टॉर्च विजन डॉट ट्रांसफॉर्म्स डॉट V2 और जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म्स है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी फंक्शंस हैं इमेजेस के साथ काम करने के लिए, वो आप देख सकते हो अगर आपने कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अलावा कभी भी अगर आपने कोई प्री ट्रेंड मॉडल यूज़ करना हो तो पाईटॉर्च का टॉर्च हब है, और टेंसर फ्लो वगैरह इन सब के ऊपर आपको, मैं तो पाईटॉर्च यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन टेंसर फ्लो के इक्विवेलेंट्स भी हैं इस तरह के। टॉर्च हब जो है, टॉर्च हब हमें डिफरेंट किस्म के प्री ट्रेंड मॉडल्स के वेट्स वगैरह, पूरे मॉडल के क्लासेस वगैरह इंपोर्ट करने देता है। आप पूरे NN मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकते हो, ये मैंने किया हुआ है। रेजनेट 50 किया था मैंने, और उसके अलावा मैंने रेज नेस्ट भी किया था ट्राई, नहीं रेज नेस्ट 50 किया था, और रेज नेट का कुछ छोटा वाला वर्जन यूज़ किया था, 50 से छोटा था। हाँ 18 यूज़ किया था नहीं मैंने। तो ये उसके आप नाम लिखते हो, आपको पूरी वो कन्फिग्रेशन दिखाता है। अब अगर आपने इसके अंदर वो वाला काम करने के आखिरी लेयर काट दो, तो आप टॉर्च डॉट NN डॉट आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हो। तो मॉडल डॉट फुली कनेक्टेड, ये आपको लेफ्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये FC लिखा हुआ, मुझे इसकी वजह से पता था कि ये FC मैंने लिखना है यहाँ पर। जो भी उन्होंने नाम वेरिएबल का डाला हुआ आपको वही नाम यूज़ करना होगा ना ऑब्वियसली। खैर, तो उन्होंने एक रैपर लिखा होगा आपके लिए, डंडर रैपर, वो आपने यूज़ कर लेना, और इस तरह से होगा। अब और भी कुछ चीज़ें हैं इस फील्ड में,
जेपा वगैरह की बेसिस के ऊपर भी आप एम्बेडिंग्स क्रिएट कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, अगर आपका दिल करे देख लेना क्या है। इन समरी हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन वगैरह डिटेक्शन की बातें की थी ताकि हमें एमओटी समझ आ जाए। अब एमओटी समझने, लाइक अब ऑब्वियसली जितनी बड़ी ये फील्ड है, आप ये सारे पेपर एक हफ्ते में नहीं कवर कर सकते। आप एक हफ्ते में थोड़ी सी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अच्छी बात यह है कि आपके पास एफ में ज़्यादा टाइम होता है। तो मैंने पर्सनली ये रियलाइज़ किया था कि जब तक मैं स्लाइड्स नहीं बना रहा था ना, मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुका था। मतलब मैं भूल गया था क्योंकि जियाओ ट्रैकर के अंदर ट्रैकलेट मैचिंग भी हो रही होती है। मैं भूल गया था कि इसके अंदर यूमा बैंक के अंदर ये वो कुछ जगहों के अंदर आप वेट को भी कॉन्फिडेंस की बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो। तो जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाओगे, आप भूलते भी जाओगे, तो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट होता है कि आप बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स भी डालो जिसके अंदर आप खाली अपनी प्रायर रीडिंग्स को ही रिव्यू करो। ठीक है, वरना आपको सारा कुछ भूलना जाएगा और आप कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। तो और साथ सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एआई यूज़ किए बिना एक आध प्रोजेक्ट बनाओ उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो, ताकि जब आपने थोड़ा सा सफ़र कर लिया होगा आपके दिमाग में वो बेसिकली परमानेंटली ये चीज़ें बैठ जाते हैं। तो यहाँ तक थी कंप्यूटर विजन, और अब बस आगे एफआईपी का ही है, तो वो रीडिंग से ही होना है। तो इसका इतना ही था। बाय।